नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज के वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे डबल टैक्सेशन रिलीफ चैप्टर का रिवीजन। डबल टैक्सेशन रिलीफ चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कोर्स में। लगभग 6 to 8 मार्क्स का इस चैप्टर का वेटेज होता है। अब इस चैप्टर में क्वेश्चन तो सिंपल आता है, लेकिन इसमें ये दिक्कत ये है कि अगर आप एक भी गलती कर देते हो तो पूरा क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाता है। लगभग आपके पूरे मार्क्स कट जाते हैं। तो ऐसी कोई भी गलती ना करो, इसके लिए मैं आपको कुछ स्पेशल पॉइंट्स और बताऊंगा इसमें, ताकि आपकी ऐसी कोई भी गलती ना हो और आपको इसमें पूरे के पूरे मार्क्स मिल सके। वो पॉइंट आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेंगे, तो वो पॉइंट स्पेशली इस वीडियो में ज़रूर देखना कि क्या क्या चीज़ें इंस्टीट्यूट पूछता है, क्या क्या गलतियाँ हो जाती हैं, वो सब चीज़ें अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डबल टैक्सेशन रिलीफ का बेसिक। डबल टैक्सेशन का मतलब होता है जब एक इनकम पे 2 बार टैक्स लग जाता है, वो होता है डबल टैक्सेशन। टाइप्स ऑफ डबल टैक्सेशन, 2 तरह के डबल टैक्सेशन होते हैं। एक होता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन, एक होता है ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन मतलब जब एक इनकम 2 अलग अलग पर्सन के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाती है, वो होता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। जैसे मान लो एक फॉरेन कंपनी है, यूएस की फॉरेन कंपनी है, उसने डिविडेंड पे किया मिस्टर ए को। मिस्टर ए इंडिया का रेजिडेंट है। मान लो यूएस में डीडीटी का कानून है, डीडीटी मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का लॉ है। तो फॉरेन कंपनी को उस डिविडेंड पे करना पड़ गया डीडीटी। अब इंडिया में जो डिविडेंड मिला मिस्टर ए को मिला, इंडिया में मिस्टर ए को उस इनकम पे टैक्स देना पड़ गया। एक डिविडेंड की इनकम पे एक तो फॉरेन कंपनी को डीडीटी देना पड़ गया और मिस्टर ए को इंडिया में टैक्स देना पड़ गया। एक इनकम पे 2 अलग अलग पर्सन को टैक्स देना पड़ गया। ये होता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। अगर इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन होता है तो इसकी कोई भी रिलीफ नहीं मिलती, किसी भी एक्ट में या किसी भी टैक्स लॉ में इसकी कोई भी रिलीफ नहीं मिलती। नो डबल टैक्सेशन रिलीफ होती है अगर इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन हो जाए। दूसरा ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन। अगर एक पर्सन की एक ही इनकम पे 2 अलग अलग कंट्री में टैक्स लग जाता है, एक ही बंदा है उसकी सेम इनकम पे 2 अलग अलग कंट्री में टैक्स लग जाता है रेजिडेंस और सोर्स रूल के कारण, ये होता है ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन। जैसे मैं इसका भी एग्जांपल दूं कि जैसे मान लो विराट कोहली है, वो इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने गया। इंडिया का रेजिडेंट विराट कोहली इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने गया, उसको 50 लाख की इनकम हुई इंग्लैंड से। अब विराट कोहली की वो 50 लाख की इनकम इंडिया में भी टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि विराट कोहली इंडिया का रेजिडेंट है और रेजिडेंट की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, तो इंडिया में भी टैक्सेबल हो गई। अब विराट कोहली कहाँ खेलने गया क्रिकेट? इंग्लैंड में खेलने गया। वो इनकम उसकी इंग्लैंड में भी टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि उसने इंग्लैंड का सोर्स यूज़ किया। उसने इनकम कहाँ से अर्न करी? इनकम अर्न इन इंग्लैंड करी, तो इंग्लैंड में भी टैक्सेबल हो जाएगी। तो विराट कोहली की एक इनकम थी 50 लाख की, 2 जगह टैक्सेबल हो गई, 2 अलग अलग कंट्री में टैक्सेबल हो गई। इंडिया में भी टैक्सेबल हो गई रेजिडेंट के कारण, और इंग्लैंड में भी टैक्सेबल हो गई सोर्स रूल के कारण। ये होता है ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान लो क्रिस गेल है। क्रिस गेल वेस्ट इंडीज का रेजिडेंट है, इंडिया में आईपीएल खेलने आया, आईपीएल से उसको 40 लाख की इनकम हुई। अब इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी क्रिस गेल की टैक्सेबल? क्योंकि वो उसने इनकम अर्न इन इंडिया करी है, इंडिया का सोर्स यूज़ किया है, तो इनकम अर्न इन इंडिया उसकी क्रिस गेल की वेस्ट इंडीज के रेजिडेंट की इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। वेस्ट इंडीज में भी टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि वो वेस्ट इंडीज का रेजिडेंट है। वेस्ट इंडीज का रेजिडेंट है तो वहाँ रेजिडेंस रूल के कारण उसकी वहाँ ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। तो उसकी एक ही इनकम पे, आईपीएल वाली इनकम पे 2 अलग अलग कंट्री में टैक्स लग गया। ये होता है ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन। ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन के केस में आपको रिलीफ मिल जाती है इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 90 और सेक्शन 91 में। या तो सेक्शन 90 में मिल जाएगी या सेक्शन 91 में मिल जाएगी। अब देखो रिलीफ कौन कौन सी होती है। 2 तरह की रिलीफ होती है इनकम टैक्स एक्ट में। एक होती है बायलेटरल रिलीफ, एक होती है यूनिलेटरल रिलीफ। अगर मान लो 2 कंट्री के बीच में डबल टैक्सेशन की रिलीफ देने का कोई एग्रीमेंट बना हुआ है, जिसको अपन बोलते हैं DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो अगर 2 कंट्री के बीच में डबल टैक्सेशन की रिलीफ देने का कोई एग्रीमेंट बना हुआ है, या टैक्स ट्रीटी बनी हुई है, या टैक्स कन्वेंशन बना हुआ है, DTAA बोल दो या टैक्स ट्रीटी बोल दो या टैक्स कन्वेंशन बोल दो, एक ही बात है। उस एग्रीमेंट को अपन DTAA भी बोलते हैं, टैक्स ट्रीटी भी बोलते हैं और टैक्स कन्वेंशन भी बोलते हैं। तो अगर 2 कंट्री के बीच में DTAA, टैक्स ट्रीटी या टैक्स कन्वेंशन बना हुआ है, कोई एग्रीमेंट बना हुआ है, तो आपको मिलेगी बायलेटरल रिलीफ सेक्शन 90 वाली। सेक्शन 90 के अकॉर्डिंग क्या मिलेगी? बायलेटरल रिलीफ। लेकिन अगर 2 कंट्री के बीच में एग्रीमेंट नहीं है, मान लो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलीफ देने का, डबल टैक्सेशन की रिलीफ देने का कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ, तो क्या मिलेगी आपको? सेक्शन 91 वाली यूनिलेटरल रिलीफ मिलेगी। तो एग्रीमेंट बना हुआ है तो सेक्शन 90 लगेगा, एग्रीमेंट नहीं बना हुआ तो सेक्शन 91 लगेगा। अब सबसे पहले अपन देख रहे हैं सेक्शन 90 की बायलेटरल रिलीफ। बायलेटरल रिलीफ क्या होती है? 2 कंट्री के बीच में एग्रीमेंट बना हुआ होता है तो मिलती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTAA। तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के बारे में यहाँ बता रखा है सेक्शन 90 में, बायलेटरल रिलीफ के बारे में। तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की कुछ बातें बता रखी हैं। क्या बातें बता रखी हैं? सबसे पहली बात बता रखी है कि जो इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ एग्रीमेंट में एंटर हो सकती है। इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट बना सकती है। एग्रीमेंट क्यों बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट? 3 कारणों से बनाती है। एक तो डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए, दूसरा इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, और तीसरा इनकम टैक्स की रिकवरी के लिए। जो DTAA बनता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को मैं शॉर्ट में बोलूंगा DTAA। तो जो DTAA बनता है वो 3 कारणों से बनता है। सबसे मेन कारण होता है उसमें अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए। दूसरा इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए दोनों कंट्री के बीच में, और तीसरा दोनों कंट्री
आपस में क्या करेंगे, इनकम टैक्स की रिकवरी करेंगे। कोई पर्सन से मान लो वहाँ की कंट्री रिकवरी कर लेगी, इंडिया को दे देगी, कोई पर्सन से इंडिया टैक्स की रिकवरी कर लेगा और उस कंट्री को टैक्स पेमेंट कर देगा। तो 3 कारणों से डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बनता है। मेन कारण होता है डबल टैक्सेशन को अवॉइड करना, दूसरा एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, तीसरा रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगर DTAA बना हुआ है, सेकंड पॉइंट बोल रहा है, अगर DTAA बना हुआ है तो DTAA के जो प्रोविजन है वो इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन को ओवरराइड कर जाएंगे। इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन को क्या कर देंगे, ओवरराइड कर जाएंगे। लेकिन क्या बोल रखा है, टू दी एक्सटेंट दे आर मोर बेनिफिशियल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ DTAA के प्रोविजन ले लो और इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन ले लो, DTAA के प्रोविजन ले लो और इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन ले लो। इन दोनों में से जो भी एसएससी के लिए ज़्यादा फायदेमंद होंगे, जो भी एसएससी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, वो एसएससी पे अप्लाई होंगे, वो एसएससी पे अप्लाई होंगे। जैसे मान लो DTAA में लिखे हुआ है कि इंटरेस्ट के इनकम पे टैक्स लगेगा 5% की रेट से, इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है 20%, तो 5 और 20 विच एवर इज बेनिफिशियल टू एसएससी 5%, तो 5% लग जाएगा। DTAA में लिखा हुआ है कि रॉयल्टी की इनकम एग्जेम्प्ट होगी, इनकम टैक्स में लिखा हुआ है कि रॉयल्टी की इनकम टैक्सेबल होगी। तो बताओ क्या लगेगा एसएससी पे, एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल, बेनिफिशियल क्या है, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो DTAA और इनकम टैक्स जो भी एसएससी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा वो एसएससी पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन गार के प्रोविजन को छोड़ के, एक होते हैं जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, गार के प्रोविजन। गार के प्रोविजन कब लगते हैं, जब आप लॉ को फॉलो करते हुए डिपार्टमेंट वालों को चूना लगाते हो या डिपार्टमेंट वालों को पागल बनाते हो, मतलब लॉ को फॉलो करते हुए आप टैक्स की चोरी करते हो, तो आपके लग जाते हैं गार के प्रोविजन। तो गार के ऐसे प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट में जो सभी चीज़ों को ओवरराइड कर देते हैं, वो पूरे इनकम टैक्स एक्ट को ओवरराइड कर देते हैं। तो गार के प्रोविजन को छोड़ के जितने भी प्रोविजन है इनकम टैक्स के, उसको अपन DTAA से कंपेयर करेंगे और जो भी एसएससी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा वो एसएससी पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर गार के प्रोविजन लग रहे हैं, अगर किसी एसएससी पे गार के प्रोविजन लग रहे हैं तो वो सबको ओवरराइड कर देंगे, वो DTAA को भी क्या कर देंगे, ओवरराइड कर देंगे। फिर गार के प्रोविजन अप्लाई होंगे, फिर एसएससी को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब तीसरा पॉइंट एक स्पेशल पॉइंट है, ये बोलता है फॉरेन कंपनी की बात कर रहा है। फॉरेन कंपनी के केस में, फॉरेन कंपनी की रेट के केस में, फॉरेन कंपनी की रेट के केस में ये पॉइंट नंबर 2 वाला जो बेनिफिशियल प्रोविजन था ये अप्लाई नहीं होगा। मैंने क्या बोला, फॉरेन कंपनी के केस में, फॉरेन कंपनी की टैक्स की रेट के केस में ये बेनिफिशियल प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। फॉरेन कंपनी की टैक्स की रेट होती है, जो जनरल टैक्स रेट होती है, कितनी होती है फॉरेन कंपनी की, 40%। तो फॉरेन कंपनी में जो टैक्स की रेट होगी ना वो 40% ही लगेगी। मान लो DTAA में लिखा हुआ है कि फॉरेन कंपनी पे टैक्स लगाओ आप 30% की रेट से, इनकम टैक्स में दे रखी है 40, तो बताओ क्या करोगे, 30-40 विच एवर इज लोअर करोगे क्या, नहीं करोगे। फॉरेन कंपनी के केस में, फॉरेन कंपनी की टैक्स की रेट के केस में ये बेनिफिशियल प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। फॉरेन कंपनी की जो जनरल टैक्स रेट है वो 40% ही लगेगी, चाहे DTAA में 30 लिखी हुई हो चाहे 20 लिखी हुई हो, फर्क नहीं पड़ता। बाकी केस में तो लग जाएगा ये प्रोविजन, लेकिन फॉरेन कंपनी की टैक्स की रेट के केस में, किसके केस में, जनरल टैक्स रेट के केस में ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। फॉरेन कंपनी को टैक्स 40% से ही देना पड़ेगा, चाहे DTAA में रेट कम लिखी हुई हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बता रखा है पॉइंट नंबर 4, अगर कोई वर्ड मान लो DTAA में यूज़ किया गया है, कोई टर्म DTAA में यूज़ किया गया है, जैसे रॉयल्टी वर्ड, जैसे कैपिटल गेन वर्ड या कैपिटल असेट वर्ड, उसका मीनिंग क्या लोगे। अगर DTAA में उसका मीनिंग दे रखा है, DTAA में एक क्लोज होता है डेफिनेशन क्लोज, तो उसमें मीनिंग होते हैं। तो अगर उस DTAA में उसका मीनिंग दे रखा है तो DTAA वाला मीनिंग ले लेना, आप तो DTAA वाला मीनिंग ले लेना। अगर DTAA में मीनिंग नहीं दे रखा, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में उस वर्ड का मीनिंग दे रखा है, मान लो रॉयल्टी का मीनिंग DTAA में नहीं दे रखा, इनकम टैक्स एक्ट में दे रखा है, तो इनकम टैक्स वाला ले लेना। DTAA में नहीं दे रखा तो, लेकिन मान लो इनकम टैक्स एक्ट में भी नहीं दे रखा और DTAA में भी नहीं दे रखा उस वर्ड का मीनिंग, तो क्या करोगे। तो ऐसे केस में क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उस वर्ड के मीनिंग के लिए एक नोटिफिकेशन निकालती है, उस वर्ड के मीनिंग के लिए एक नोटिफिकेशन निकालती है। तो जो नोटिफिकेशन में जो मीनिंग होगा वो ले लेना, जो नोटिफिकेशन में मीनिंग होगा वो आप ले लेना। ये फालतू पॉइंट था, मैंने बता दिया। लास्ट पॉइंट है इसमें, मान लो कोई नॉन रेजिडेंट है, वो अगर इंडियन गवर्नमेंट से रिलीफ क्लेम करता है, देखो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं इंडिया का इनकम टैक्स, तो अगर कोई नॉन रेजिडेंट मान लो इंडियन गवर्नमेंट से इनकम टैक्स एक्ट 1961 में रिलीफ क्लेम करता है DTAA की, तो उसको TRC फर्निश करना पड़ेगा। क्या फर्निश करना पड़ेगा, TRC मतलब टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वेस्ट इंडीज का रेजिडेंट है क्रिस गेल को इंडिया से IPL की इनकम हुई 40 लाख की, इंडिया में भी टैक्सेबल है और वेस्ट इंडीज में भी टैक्सेबल है, लेकिन DTAA में लिखा हुआ है कि वो इनकम इंडिया में एग्जेम्प्ट हो जाएगी और वेस्ट इंडीज में टैक्सेबल होगी, इंडिया में एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग तो टैक्सेबल है, लेकिन DTAA में लिखा हुआ है कि इंडिया में एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो अपन ने कर दिया DTAA एग्जेम्प्ट, इनकम टैक्स एक्ट टैक्सेबल, बेनिफिशियल क्या हुआ एग्जेम्प्ट, तो इंडिया में उसकी एग्जेम्प्ट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिस गेल की इंडिया में इनकम एग्जेम्प्ट हो गई क्योंकि DTAA में लिखा हुआ है, क्योंकि DTAA इनकम टैक्स को ओवरराइड कर देगा। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट क्रिस गेल को रिलीफ तभी देगी जब क्रिस गेल TRC फर्निश कर देगा, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट फर्निश कर देगा। इंडियन गवर्नमेंट उसकी शक्ल देख के उसको रिलीफ नहीं देगी, ऐसा नहीं बोलेगी कि तेरी शक्ल चलो वेस्ट इंडीज से मिलती है, वेस्ट इंडीज वालों से मिलती है तो चलो तेरे को रिलीफ दे देते हैं, ऐसा नहीं होगा। क्रिस गेल को TRC फर्निश करना पड़ेगा। TRC क्या होता है, एक एविडेंस होता है। TRC क्रिस गेल को वेस्ट इंडीज की गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा और इंडियन गवर्नमेंट को फर्निश करना पड़ेगा, उससे पता चलेगा कि हाँ जो क्रिस गेल है वो एक्चुअल में क्या है, वेस्ट इंडीज का ही रेजिडेंट है,
एक्चुअल में क्या है, वेस्ट इंडीज का ही रेजिडेंट है। अब टीआरसी में क्या होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जनरली क्या इन्फॉर्मेशन होती है, स्टेटस होता है, एक तो एक नेशनलिटी होती है, स्टेटस मतलब क्रिस गेल इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, फर्म है वगैरह वगैरह, एक नेशनलिटी होती है, एक टिन नंबर होता है, मतलब क्रिस गेल का वेस्ट इंडीज का टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इसके अलावा क्रिस गेल जो वेस्ट इंडीज का रेजिडेंट था वो कौन से पीरियड के लिए था, वो पीरियड भी होता है। इसके अलावा उसका इंडिया के बाहर का एड्रेस, ये सब चीज़ें उसको फर्निश करनी पड़ेगी। जनरली ये डिटेल टीआरसी में होती है, अगर टीआरसी में नहीं होती तो अलग से उसको फर्निश करनी पड़ेगी ये डिटेल। ये इसलिए करना पड़ता है, मान लो अगर ये डिटेल ना फर्निश करे क्रिस गेल, तो ऐसे तो कोई भी इंडिया और वेस्ट इंडीज का डीटीडब्ल्यू जो बना हुआ है उसका कोई भी फायदा उठा सकता है। मान लो एक पर्सन है, पाकिस्तान का क्रिकेटर है बाबर आजम, वो मुंह उठा के आ गया और बोलता है कि मैं तो वेस्ट इंडीज का हूँ और मुझे रिलीफ दे दो। उसको इंडिया से इनकम हो रही है, मान लो बाबर आजम ने इंडिया में क्रिकेट खेला, उसको इंडिया में इनकम हुई, वो बोला कि मैं तो वेस्ट इंडीज का हूँ, मुझे रिलीफ दे दो। तो ऐसे तो कोई भी पागल बना देगा। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या मांगेगी, इंडियन गवर्नमेंट उस नॉन रेजिडेंट से टीआरसी मांगेगी अगर नॉन रेजिडेंट रिलीफ क्लेम करता है डीटीडब्ल्यू की। तो इसके बाद अगला पॉइंट है इसमें, जो बाइलेटरल रिलीफ मिलती है, मतलब डीटीडब्ल्यू वाली जो रिलीफ मिलती है उसके दो मेथड होते हैं, एक तो एग्जेम्पशन मेथड होता है और एक होता है टैक्स क्रेडिट मेथड। डीटीडब्ल्यू वाली जो रिलीफ मिलती है उसके दो मेथड होते हैं, एक एग्जेम्पशन मेथड, एक टैक्स क्रेडिट मेथड। एग्जेम्पशन मेथड में क्या होता है, बिल्कुल सिंपल मेथड है, एक कंट्री इनकम को एग्जेम्प्ट कर लेती है और एक टैक्स ले लेती है। जैसे मान लो एक पर्सन है रोहित, उसको 5 लाख की रॉयल्टी की इनकम हुई, 5 लाख की रॉयल्टी की इनकम हुई, तो मान लो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है इंडिया ने एग्जेम्प्ट कर दिया, तो इंडिया एग्जेम्प्ट कर दिया, यूएस टैक्स ले लेगा। यूएस से इनकम हुई मान लो उसको, मान लो एग्रीमेंट में लिखा हुआ यूएस ने एग्जेम्प्ट कर दिया, तो यूएस एग्जेम्प्ट कर दिया, इंडिया टैक्स ले लेगा। एग्जेम्पशन मेथड में क्या होगा, एक एग्जेम्प्ट कर देगी, एक टैक्स ले लेगा। ये तो ऐसा मेथड होता है, लेकिन इससे इंडिया इसको फॉलो नहीं करता। इंडिया ने जो भी डीटीडब्ल्यू बना रखे हैं सब में इंडिया क्या फॉलो करता है, टैक्स क्रेडिट मेथड। तो ये मेथड आपके काम का नहीं है, बस ये नाम याद रखना है, एग्जेम्पशन मेथड। एक कंट्री इनकम को एग्जेम्प्ट कर देती है, दूसरी टैक्स ले लेती है। अब टैक्स क्रेडिट मेथड क्या होता है, इसमें देखो क्या होता है, इनकम दोनों कंट्री में टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे रोहित को 5 लाख की इनकम हुई यूएस से रॉयल्टी की, इंडिया और यूएस का डीटीडब्ल्यू बना हुआ है, तो वो इनकम 5 लाख की इंडिया में भी टैक्सेबल हो जाएगी और यूएस में भी टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि इंडिया में उसका रेजिडेंस है और यूएस उसका सोर्स है, तो दोनों जगह टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन जो रेजिडेंट कंट्री है, मतलब जो रेजिडेंट कंट्री है, रोहित मान लो इंडिया का रेजिडेंट है, तो रेजिडेंट कंट्री इंडिया है, तो रेजिडेंट कंट्री है उसको क्या कर देगी, क्रेडिट दे देगी जो भी उसने टैक्स पे किया है सोर्स कंट्री में। मतलब रोहित ने जो भी टैक्स यूएस में पे किया है उस इनकम पे, उस डबल टैक्स इनकम पे जो भी टैक्स पे किया है उसका क्या दे देगी, क्रेडिट दे देगी। क्रेडिट मतलब कुछ स्पेशल नहीं होता, क्रेडिट मतलब जितना इंडिया में टैक्स बना उसमें से एक डिडक्शन दे देगी, क्रेडिट मतलब यही होता है। तो क्रेडिट दे देगी, जो भी इंडिया में टैक्स बना उसमें से क्रेडिट दे देगी। क्रेडिट किसका देगी, जितना टैक्स उसने सोर्स कंट्री में पे किया उसका क्रेडिट देगी। अब पूरा क्रेडिट देगी क्या, पूरा क्रेडिट नहीं देती इसमें। रिलीफ देखो कैसे मिलती है, आपको पता ही नहीं होगा रिलीफ इसमें कैसे मिलती है। तो इसमें देखो रिलीफ कैसे मिलेगी, मान लो रोहित को रॉयल्टी की इनकम हुई यूएस से 5 लाख की, 5 लाख पे इंडिया में टैक्स बनता है 60,000। क्या बोल रहा मैं, टैक्स कितना बनता है इंडिया में, मान लो इंडिया में टैक्स बनता है 60,000, अपन ने निकाल दिया 5 लाख की इनकम पे कितना टैक्स बनता है इंडिया में, मान लो 60,000 बनता है रॉयल्टी की इनकम पे। टैक्स इन यूएस बनता है मान लो 70,000, कितना बनता है 70,000। तो क्रेडिट ऐसा नहीं कि पूरे 70,000 का दे देगी, लिखा हुआ तो ये है कि क्रेडिट दे देगी उसको कितना, जितना टैक्स उसने सोर्स कंट्री में पे किया है 70,000, लेकिन 70 का नहीं देती क्रेडिट। एक रूल है, रूल 128 इनकम टैक्स एक्ट का एक रूल है, इनकम टैक्स रूल्स का एक रूल है, रूल 128। ये बोलता है पूरा क्रेडिट नहीं मिलता। कितना क्रेडिट मिलेगा, जितना टैक्स उस इनकम पे, जो इनकम दोनों जगह टैक्सेबल होती है, उस इनकम में जितना टैक्स इंडिया में बन रहा है वो ले लो, और जितना टैक्स सोर्स कंट्री में या दूसरी कंट्री में बन रहा है वो ले लो। इन दोनों का जो भी लोअर रहेगा, लोअर कितना आया 60,000, 60,000 का क्रेडिट दे देगी। क्रेडिट मतलब एक तरीके से जितना टैक्स इंडिया में, मान लो इंडिया में उसकी टोटल इनकम निकालेंगे, टोटल टैक्स बनेगा, उस टोटल टैक्स में से इतना रिलीफ दे देगी उसको, इतना रिलीफ मिल जाएगा। कितने का मिलेगा, 60 का, पूरे 70 का नहीं मिलेगा। यूएस में उसने 70 का टैक्स पे किया इस इनकम पे, रॉयल्टी की इनकम पे, लेकिन कितना मिलेगा, लोअर करेंगे। इंडिया में कितना टैक्स बन रहा है उस इनकम में वो लेंगे, और यूएस में कितना बन रहा है वो लेंगे और उनका लोअर करेंगे। अब ये लोअर कैसे करते हैं ये आपको सेक्शन 91 जब अपन करेंगे उसमें और डिटेल में समझ में आ जाएगा, उसमें मैं आपको और डिटेल में समझा दूंगा, और इन दोनों का फर्क भी बता दूंगा कि सेक्शन 90 और 91 में कैलकुलेशन में क्या फ़र्क है वो और बता दूंगा। तो कभी भी अगर सेक्शन 90 का क्वेश्चन आ जाए रिलीफ कैलकुलेशन का, वैसे आता कम है, सेक्शन 91 का ज़्यादा आता है, 90 का आ जाए तो अपन को कैसे निकालनी है रिलीफ, टैक्स क्रेडिट मेथड। अपन को ये रिलीफ का फॉर्मूला लगाना है, टैक्स इन इंडिया और टैक्स इन फॉरेन विच एवर इंडिया, यही लगाना है आपको। ये एग्जामिनेशन मेथड मत लगा देना, ये इंडिया फॉलो नहीं करता, क्वेश्चन में लिख के नहीं देगा, लेकिन फिर भी आपको क्या लगाना है, यही लगाना है, ये दिमाग में फिट कर लेना। तो ज़्यादा होशियारी मत दिखाना वहाँ पे, आपको टैक्स क्रेडिट मेथड ही आपको यहाँ वहाँ लगाना है अगर आपको मार्क्स चाहिए तो। अब अपन आते हैं आगे, यूनिलेटरल रिलीफ सेक्शन 91। बाइलेटरल रिलीफ अपन ने देख ली, उसमें देख लिया अपन ने एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस मेथड से आपको रिलीफ मिलती है अगर एग्रीमेंट बना हुआ होता है, 2 मेथड होते हैं, वो अपन ने देख लिया। अब देख रहे हैं सेक्शन 91 यूनिलेटरल रिलीफ।
तो देखो सेक्शन 91 ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में सेक्शन 91 का ही आता है, कभी कभार सेक्शन 90 का भी आ जाता है। अब सेक्शन 91 में एसएससी को रिलीफ मिलती है, लेकिन उसके लिए 5 कंडीशन है। ये 5 कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो ही रिलीफ मिलती है। अब क्वेश्चन में चेक करनी है कंडीशन, क्वेश्चन में कोई कंडीशन चेक नहीं करनी, क्वेश्चन में तो आपको रिलीफ निकालनी है सीधी। आ जाएगा क्वेश्चन में कि एग्रीमेंट नहीं है और आपको ये रिलीफ निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन आपको हमेशा लिखनी है। अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए ना, सेक्शन 91 का क्वेश्चन आया यूनिलेटरल रिलीफ का, तो ये कंडीशन आपको लिखनी ही पड़ेंगी। ये कंडीशन आपको हमेशा वर्किंग नोट में बनानी ही पड़ेंगी, लिखनी ही पड़ेंगी, कॉपी पेस्ट करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि इन कंडीशन के भी 1 या 2 नंबर होते हैं, तो ये आपको लिखनी पड़ेगी। अब कंडीशन क्या क्या है? पहला कंडीशन है एसएससी रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यूनिलेटरल रिलीफ जो मिलती है ओनली रेजिडेंट एसएससी को मिलती है, क्योंकि इंडिया का दूसरी कंट्री के साथ एग्रीमेंट ही नहीं है। एग्रीमेंट ही नहीं है तो इंडियन गवर्नमेंट उस कंट्री के बंदे को रिलीफ क्यों देगी? उस कंट्री का जो रेजिडेंट है उसको रिलीफ क्यों देगी? मान लो इंडिया पाकिस्तान का एग्रीमेंट नहीं है, तो इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान के बंदे को रिलीफ क्यों देगी? ऊपर तो इंडिया का यूएस के साथ एग्रीमेंट था मान लो, तो इंडियन गवर्नमेंट इंडिया वालों को भी रिलीफ देती है, और अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है इनकम एग्जेम्प्ट इंडिया में, तो कोई यूएस वाला है तो उसको भी रिलीफ देती है। जैसे अपन ने देखा था ना, क्रिस गेल वेस्ट इंडीज का था, वो भी रिलीफ क्लेम कर सकता है। लेकिन इस केस में ओनली रेजिडेंट बंदे को रिलीफ मिलती है, इंडिया के रेजिडेंट को ही रिलीफ मिलेगी। यहाँ पे बाहर वाले लोग को रेजिडेंट रिलीफ यहाँ नहीं मिलेगी। दूसरा, उस बंदे को इनकम इंडिया के बाहर से होनी चाहिए। अगर इनकम इंडिया में ही हो रही है उस बंदे को, तो डबल टैक्सेशन होगा ही कैसे? बाहर की इनकम होगी तभी तो होगा डबल टैक्सेशन, तो उस बंदे को इनकम बाहर से होनी चाहिए। तीसरा कंडीशन, वो इनकम उस फॉरेन कंट्री में टैक्सेबल भी होनी चाहिए। मान लो एक बंदा है रोहित, उसको पाकिस्तान से इनकम हो रही है, इंडिया पाकिस्तान का ड्यूटी डॉलर नहीं बना हुआ, अगर पाकिस्तान में इनकम मान लो टैक्सेबल है ही नहीं, तो डबल टैक्सेशन होगा ही कैसे? पाकिस्तान में मान लो टैक्सेबल है ही नहीं, खाली इंडिया में टैक्सेबल है, तो सिंगल टैक्सेशन हुआ तो बात ही खत्म। तो वो इनकम वहाँ टैक्सेबल भी होनी चाहिए। अगली कंडीशन, एसएससी उस इनकम पे टैक्स पे कर चुका होना चाहिए। एसएससी उस इनकम पे टैक्स कभी भी पे करे, चाहे करंट ईयर में करे चाहे नेक्स्ट ईयर में, बस टैक्स पे कर चुका होना चाहिए। और इसके बाद अगली कंडीशन है कि इंडिया और उस कंट्री का कोई भी रिलीफ वाला एग्रीमेंट सेक्शन 90 वाला नहीं होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट है दोनों के बीच में तो सेक्शन 90 के अकॉर्डिंग रिलीफ मिलेगी, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो ही यहाँ रिलीफ मिलेगी। तो इंडिया और उस कंट्री के बीच में एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, जिस कंट्री से इनकम हो रही है उस कंट्री के बीच में और इंडिया में एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए रिलीफ वाला सेक्शन 90 वाला। ये 5 कंडीशन है। अब देखो यहाँ रिलीफ कैसे निकलेगी, ध्यान से देखना। अब अपना काम का चीज़ें स्टार्ट होंगी। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन जो आएगा रिलीफ नहीं पूछता, क्वेश्चन में पूछेगा कि एक एसएससी दे देगा आपको, इंडिया का बंदा दे देगा, रोहित, रिक्की, कोई भी दे देगा, और बोलेगा कि इसका नेट टैक्स पेबल निकालो, नेट टैक्स पेबल निकालो, ऐसे बोलेगा। अब नेट टैक्स पेबल निकालना तो उसकी कैलकुलेशन देखो कैसे करनी है। रोहित की काफ़ी सारी आपको इनकम देगा, वो उस बंदे की जो इंडिया का रेजिडेंट है उसकी इनकम देगा, इंडिया वाली इनकम भी देगा और फॉरेन कंट्री की इनकम भी देगा। पाकिस्तान से इनकम हो रही है तो पाकिस्तान की इनकम भी देगा, यूएस से इनकम हो रही है यूएस की इनकम भी देगा, वो इनकम देगा उसको। अब देखो उस बंदे का आपको डिटेल देगा, इंडिया की इनकम, इंडिया के बाहर की इनकम भी देगा उसको। अब देखो रेजिडेंट बंदा है वो, क्योंकि रेजिडेंट की रिलीफ निकलवाएगा और रेजिडेंट की रिलीफ मिलती है सेक्शन 91 जो है, इसमें रेजिडेंट को ही रिलीफ मिलती है, तो रेजिडेंट देगा। रेजिडेंट की इंडिया में क्या होती है, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। सीए इंटर में भी आपने पढ़ रखा है, रेजिडेंट की चाहे इनकम इंडिया में अर्न हुई हो चाहे इंडिया के बाहर हुई हो, इनकम अर्न इन इंडिया भी टैक्सेबल होती है, इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया भी टैक्सेबल होती है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया भी टैक्सेबल होती है, इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया भी टैक्सेबल होती है। तो उसकी सारी इनकम अपन यहाँ इंडिया में टैक्सेबल कर देंगे। तो अपन को सबसे पहले क्या निकालेंगे, अपन उस बंदे की इंडिया में टोटल इनकम निकालेंगे, जिसको अपन टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं, और उस बंदे का इंडिया में टोटल टैक्स निकालेंगे। टोटल इनकम और टोटल टैक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, उस बंदे की इंडिया में जो इनकम दे रखी है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, कोई भी हेड की इनकम दे देगा वो सारी ले लेंगे। फॉरेन की जो भी इनकम दे रखी है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, रॉयल्टी वगैरह की जो भी इनकम दे रखी है वो ले लेंगे। इंडियन इनकम ले लेंगे, फॉरेन इनकम, क्योंकि सारी इनकम उसकी टैक्सेबल हो जाएंगी, जो भी टैक्सेबल है वो सारी ले लेंगे। आ जाएगी उसकी ग्रोस टोटल इनकम, ग्रोस टोटल इनकम निकाल लेंगे उसकी। उसमें से अपन चैप्टर 6 के जो डिडक्शन होते हैं, चैप्टर 6 के डिडक्शन अपन लेस कर देंगे, ये आ जाएगी उसकी टोटल इनकम। टोटल इनकम बोल दो या टैक्सेबल इनकम बोल दो, एक ही बात है। कुछ लोग टोटल इनकम बोलते हैं, कुछ टैक्सेबल इनकम बोलते हैं। ये आ गई। उसके बाद टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम निकालने के बाद इस टोटल इनकम पे अपन टैक्स निकाल देंगे, इंडिया में टैक्स निकाल देंगे पूरा का पूरा, इंडिया में टैक्स निकाल देंगे। यहाँ क्वेश्चन आते हैं आपके इंडिविजुअल के, इंडिविजुअल पे लगता है स्लैब, स्लैब लगा के टैक्स निकाल देंगे। अगर उस बंदे पे सरचार्ज लगता है, अगर उसकी इनकम एक लिमिट को क्रॉस कर रही है, जैसे 50 लाख से ज़्यादा इनकम हो रही है तो सरचार्ज भी लगेगा, तो सरचार्ज भी लगा देंगे। सरचार्ज का ध्यान रखना, क्योंकि गलती कर दोगे दिक्कत आ जाएगी। सरचार्ज अगर लगता है तो लगाना है, और सेस तो लगाना है ही, तो सरचार्ज सेस जोड़ के उसके टोटल टैक्स निकाल देंगे इंडिया में। टोटल टैक्स इंडिया में निकाल दिया, इसमें से उसको रिलीफ मिलेगी, इसमें से उसको डिडक्शन के रूप में रिलीफ मिलेगी। जितनी भी रिलीफ मिलेगी वो अपन लेस कर देंगे, उसका आ जाएगा नेट टैक्स पेएबल, कि इंडिया में उसका नेट कितना टैक्स पे करना है। अब रिलीफ की कैलकुलेशन अपन करेंगे वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में कैसे करेंगे रिलीफ की कैलकुलेशन वो देख लो। देखो रिलीफ निकालने का सेक्शन 91 में फॉर्मूला है, डब्ल्यू टैक्स इनकम इनटू इंडियन रेट और फॉरेन रेट विच एवर इज लोअर। डब्ल्यू टैक्स इनकम इनटू इंडियन रेट और फॉरेन रेट विच एवर इज लोअर। डब्ल्यू टैक्स इनकम लेंगे, इंडियन रेट और फॉरेन रेट में से जो भी लोअर आएगा उससे इनटू कर देंगे, ये आ जाती है रिलीफ अंडर सेक्शन 91। अब डब्ल्यू टैक्स इनकम क्या होती है इसको समझो। डब्ल्यू टैक्स इनकम क्या होती है,
डबली टैक्स इनकम का मतलब बता रखा है इनकम विच इज टैक्सेबल इन बोथ कंट्री। ऐसी इनकम जो दोनों कंट्री में टैक्सेबल हुई हो वही होती है डबली टैक्स इनकम। ऐसी इनकम जो दोनों कंट्री में टैक्सेबल हुई हो वही होती है डबली टैक्स इनकम। जैसे मान लो रोहित को 5 लाख की इनकम हो रही है रॉयल्टी की पाकिस्तान से, तो वो इनकम पाकिस्तान में भी टैक्सेबल है और इंडिया में भी टैक्सेबल है, तो वही होगी डबली टैक्स इनकम। मान लो वो इनकम पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट है, ओनली इंडिया में टैक्सेबल है, डबली टैक्स इनकम हुई क्या, दो जगह टैक्स लगा क्या, नहीं लगा, तो वो डबली टैक्स इनकम में नहीं लेंगे। मान लो वो इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल है, इंडिया में एग्जेम्प्ट है, तो होगी डबली टैक्स इनकम, नहीं होगी तो भी डबली टैक्स इनकम नहीं हुई। मान लो पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट है, इंडिया में टैक्सेबल है, तो भी नहीं हुई। तो वो ऐसी इनकम जो दोनों जगह टैक्सेबल है, दोनों कंट्री में टैक्सेबल है, वही लेंगे डबली टैक्स इनकम। डबली टैक्स इनकम जब निकालेंगे ना तो ऐसी इनकम लेंगे जो दोनों कंट्री में टैक्सेबल है, वही लेंगे। अब इसमें आगे लिखा हुआ है नेट ऑफ स्पेशल डिडक्शन। उस डबली टैक्स इनकम को अपन नेट करेंगे। इसका मतलब क्या, अगर उस डबली टैक्स इनकम में से कोई स्पेशल डिडक्शन मिल रहा है, मतलब कोई ऐसा डिडक्शन मिल रहा है जो स्पेशली उस इनकम से मिल रहा है, क्या बोल रहा मैंने कि कोई ऐसा डिडक्शन मिल रहा है जो स्पेशली उस इनकम से मिल रहा है, उसको उसमें से अपन हटा देंगे। जैसे मान लो पाकिस्तान से आपको 5 लाख की रॉयल्टी की इनकम हुई है। रॉयल्टी कौन सी है, रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स, रॉयल्टी फ्रॉम लिटरेरी बुक्स वाली इनकम है। एक सेक्शन होता है ATQQB जो बोलता है अगर आपको रॉयल्टी की इनकम होती है बुक्स वगैरह की, रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स वगैरह की इनकम होती है, रॉयल्टी फ्रॉम लिटरेरी बुक्स की, तो उसमें आपको 3 लाख तक का डिडक्शन मिलता है। 3 लाख और रॉयल्टी इनकम विच एवरेज लोअर का डिडक्शन मिलता है। तो मान लो पाकिस्तान से आपको 5 लाख की रॉयल्टी की इनकम हुई है, कौन सी रॉयल्टी की इनकम है, रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स वाली इनकम। तो 5 लाख में से आपको क्या मिल जाएगा, उसी इनकम से 3 लाख का तो आपको मिल जाएगा ATQQB में डिडक्शन। तो इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो आपकी डबली टैक्स इनकम कितनी होगी, 5 - 3 2 ही होगी। 2 ही क्या होगी, डबली टैक्स इनकम होगी 2 होगी। क्योंकि क्या हुआ, आपको 5 लाख की हुई थी डबली टैक्स इनकम, लेकिन 3 लाख का तो आपको उसका इंडिया में डिडक्शन मिल गया। उस इनकम से 3 लाख का तो आपको इंडिया में डिडक्शन मिल गया। तो इंडिया में टैक्सेबल कितनी हुई, पाकिस्तान में चलो मान लो 5 लाख टैक्सेबल हुई, इंडिया में कितनी टैक्सेबल हुई, 2 ही हुई। पाकिस्तान में 5 हुई टैक्सेबल, इंडिया में हुई 2, तो डबली टैक्स कितनी हुई, डबली टैक्स कितनी हुई, मतलब डबल टैक्स कितनी इनकम पे लगा, 2 पे तो लगा, तो 2 हो गई डबल टैक्स। तो ऐसी इनकम लेंगे जो दोनों कंट्री में टैक्सेबल है। अगर उस इनकम से कोई स्पेशल डिडक्शन मिल रहा है तो वो अपन उसमें से लेस करते हैं, क्योंकि स्पेशल डिडक्शन मिल रहा है तो उससे क्या होगा, डबली टैक्स इनकम आपकी कम हो जाएगी। तो स्पेशल डिडक्शन मिल रहा है, ज़्यादा दिमाग आपका नहीं लगता, आप तो सीधा लेस कर देना। अगर उस इनकम से कुछ डिडक्शन मिल रहा है, जैसे मान लो पाकिस्तान से आपको रेंट की इनकम हो रही है, रेंट हाउस प्रॉपर्टी का रेंट मिल रहा है पाकिस्तान से, और इंडिया में देखो रेंट की इनकम से आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है उस रेंट की इनकम से, तो 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन अपन लेस कर देंगे। वो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो डबली टैक्स इनकम ऐसी इनकम जो दोनों कंट्री में टैक्सेबल हुई है। अगर उस इनकम से कोई स्पेशल डिडक्शन मिल रहा है तो वो अपन उसको हटा के लेंगे, उसको हटा के नेट लेंगे, उस स्पेशल डिडक्शन को लेस करके लेंगे, उसको लेस करके फिर अपन वो डबली टैक्स इनकम लेंगे। ये बात। एक पॉइंट और है इसमें, एंड लॉस ऑफ फॉरेन कंट्री सेट ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो क्या हुआ, पाकिस्तान से मान लो रोहित का एक बिजनेस भी था पाकिस्तान में, और उस बिजनेस में रोहित को 1 लाख रुपये का लॉस हुआ, 1 लाख का लॉस था। ये लॉस था, लॉस ऑफ बिजनेस था, पाकिस्तान का लॉस था। अब बिजनेस का लॉस इंडिया में अपन ने सेट ऑफ वाला चैप्टर पढ़ रखा है। आप बिजनेस के लॉस को बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, इंट्रा हेड। बिजनेस की इनकम नहीं है तो दूसरे हेड से भी सेट ऑफ कर सकते हो, इंट्रा हेड। तो इस लॉस को आपने, पाकिस्तान के लॉस को आपने इंडिया में सेट ऑफ कर दिया, इंडिया की इनकम से सेट ऑफ कर दिया इस लॉस को। इंडिया में जब आप इनकम निकालते हो, देखो इंडिया में अपन इनकम निकालेंगे, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम, ग्रोस टोटल इनकम निकालेंगे, तो ग्रोस टोटल इनकम निकालने से पहले अपन लॉस वगैरह भी सेट ऑफ करते हैं, आपको स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था। तो आपने लॉस को सेट ऑफ कर दिया। तो अगर आपने लॉस को सेट ऑफ किया, इससे क्या किया आपने, इंडिया की इनकम कर दी, इंडिया की इनकम कम कर दी, इंडिया की इनकम कम कर दी, तो क्या हुआ, डबली टैक्स इनकम आपकी कम होगी। तो अगर आपने कोई लॉस सेट ऑफ किया है तो जब डबली टैक्स इनकम निकालोगे तो लॉस जो भी सेट ऑफ किया उसको भी लेस कर देना, उसको भी लेस कर देना। जैसे मान लो आपकी 5 लाख की रॉयल्टी की इनकम थी पाकिस्तान से, 5 लाख की, ये ले ली रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स की इनकम थी। 3 लाख का आपको इंडिया में डिडक्शन मिल गया ATQQB का। किसका मिल गया, ATQQB का। ये इसमें से लेस कर दो, एक तो स्पेशल डिडक्शन। इसके अलावा मान लो पाकिस्तान का आपका 1 लाख का बिजनेस लॉस था जो आपने इंडिया में सेट ऑफ कर दिया, 1 लाख का बिजनेस लॉस इंडिया में सेट ऑफ किया आपने, ये भी लेस कर दो। अब बचा कितना, 1 लाख, ये नेट 1 लाख। ये है डबली टैक्स इनकम, ये है डबली टैक्स इनकम। पूरी 5 लाख मत ले लेना, पूरी 5 लाख मत लेना कि पाकिस्तान से 5 लाख की इनकम हो रही है, 5 लाख डबली टैक्स हो गई। उस डबली टैक्स इनकम से 2 चीज़ें लेस करनी है आपको, एक स्पेशल डिडक्शन। स्पेशल डिडक्शन मतलब ऐसी डिडक्शन जो स्पेशली इससे मिल रही हो, जो स्पेशली इससे मिल रही हो, उस इनकम से मिल रही हो, और डबली टैक्स इनकम से मिल रही हो स्पेशली। एक तो वो, और कोई ऐसा फॉरेन कंट्री का लॉस है जो आपने इंडिया में सेट ऑफ किया, वो भी लेस कर देना, वो भी लेस कर देना। ये आपकी आ जाएगी डबली टैक्स इनकम। आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको क्या करो, डबली टैक्स इनकम लो, मतलब जो दोनों जगह टैक्सेबल हुई है उसमें से 2 चीज़ें लेस कर दो। एक तो कोई ऐसी डिडक्शन है जो स्पेशली इस इनकम से मिल रही है, एक तो, और दूसरा कोई पाकिस्तान का या कोई फॉरेन कंट्री का लॉस आपने सेट ऑफ किया, वो लेस कर दो बस। अगर ज़्यादा दिमाग ना लगे तो 2 चीज़ें आपको लेस कर दी। ये आएगी आपकी डबली टैक्स इनकम, ये आएगी आपकी डबली टैक्स इनकम।
नेट करना है उसको अपन को। नेट कैसे करना है, स्पेशल डिडक्शन हटा के और फॉरेन कंट्री का लॉस जो सेट ऑफ किया है उसको हटा के। ये थी डब्ल्यू टैक्स इनकम, मैंने बता दी क्या होती है, कैसे निकलती है। अब इसके बाद आपको निकालनी पड़ेगी एक इंडियन रेट। इंडियन रेट मतलब इंडियन टैक्स रेट निकालनी पड़ेगी। इंडियन टैक्स रेट कैसे निकालोगे? इंडियन टैक्स रेट निकालने के लिए आपको इंडिया में उस असेसी का जो भी टैक्स बना, टोटल टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज अगर लगता है, सेस तो लगेगा ही, तो टोटल टैक्स जो भी बना वो ले लो, ये टोटल टैक्स ले लेंगे। टोटल टैक्स को आप डिवाइड कर दो इंडिया में जो टोटल इनकम बनी थी ना, उसकी टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम जो बनी थी, इसे डिवाइड करो। टोटल टैक्स डिवाइड बाई टोटल इनकम, टोटल टैक्स डिवाइड बाई टोटल इनकम इनटू 100, ये आ जाएगी इंडियन रेट। जैसे एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालते हैं ना, वही फॉर्मूला है। एवरेज रेट ऑफ टैक्स मैंने बेसिक कंसेप्ट में बताया था, सेम टू सेम वही। दूसरा फॉरेन रेट कैसे निकालोगे? फॉरेन रेट के लिए फॉरेन में जो टैक्स बना, पाकिस्तान में मान लो रॉयल्टी पे टैक्स बना 50,000 का, तो 50,000 ले लिया, डिवाइड बाई पाकिस्तान में रॉयल्टी की इनकम थी मान लो 5 लाख, 50,000 डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100 कर दिया, ये आ जाएगी फॉरेन रेट। इस तरह से आ जाएगी फॉरेन रेट। तो ये आ जाएगा आपका डब्ल्यू टैक्स इनकम, उसको इंटू कर दोगे इंडियन रेट फॉरेन रेट में जो भी लोअर होगा उससे इंटू कर दोगे, ये आपका आ जाएगा रिलीफ अंडर सेक्शन 91। रिलीफ अंडर सेक्शन 91, इसका मैंने एग्जांपल भी लिया समझाने के लिए आपको। रोहित है, इंडिया का रेजिडेंट है, बिल्कुल नॉर्मल एग्जांपल था, एग्जांपल 1 तो पाकिस्तान में उसको इनकम हुई 4 लाख की, इंडिया में 5 लाख की। इंडिया पाकिस्तान का कोई DTW नहीं बना हुआ, टैक्स पेड जो हुआ उसका पाकिस्तान में 40,000 का है, तब वो टैक्स पेड भी लिख सकता है, टैक्स डिडक्टेड भी लिख सकता है, एक ही बात है। DTW नहीं है, आपको नेट टैक्स पेबल निकालना है, सेक्शन 91 वाली यहाँ रिलीफ मिल जाएगी, क्योंकि कंडीशन वगैरह सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन आपको कंडीशन चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहले टोटल इनकम निकाल लो इंडिया में। देखो इंडिया में इंडिया वाली इनकम भी टैक्सेबल होगी और पाकिस्तान की 4 लाख भी टैक्सेबल होगी। GTI आ गया उसका 9 लाख का, कोई डिडक्शन क्वेश्चन में दे नहीं रखी तो बात ही अलग है, कोई डिडक्शन है ही नहीं। फॉरेन इनकम बस खाली फॉरेन इनकम लिख रखा है, तो नॉर्मल इनकम में कोई दिक्कत ही नहीं है वो भी। टोटल इनकम आ गई, टोटल टैक्स निकाल लिया इंडिया में, रिलीफ अपने वर्किंग नोट में निकाल ली। रिलीफ कैसे निकाली? डब्ल्यू टैक्स इनकम इंटू इंडियन रेट फॉरेन रेट विच एवर इज लोअर। डब्ल्यू टैक्स इनकम यहाँ कितनी है? पाकिस्तान वाली देखो 4 लाख की इनकम है, पाकिस्तान में भी टैक्सेबल हो गई, देखो पाकिस्तान में भी टैक्स पे कर दिया, और इंडिया में भी देखो इसको अपन ने टोटल इनकम में ले लिया और टोटल इनकम पे इस पर टैक्स निकाल दी, तो इंडिया में भी टैक्सेबल हो गई, पाकिस्तान में टैक्सेबल हो गई, तो 4 लाख है। डब्ल्यू टैक्स इनकम आ गई 4 लाख, बिल्कुल सिंपल। इंडियन रेट निकाल दी अपन ने, इंडियन टैक्स अपॉन टोटल इनकम करके इंडियन रेट निकाल दी। फॉरेन रेट निकाल दी, फॉरेन टैक्स आपको दे रखा है क्वेश्चन में, फॉरेन टैक्स अपॉन फॉरेन इनकम, फॉरेन टैक्स अपॉन फॉरेन इनकम करके फॉरेन रेट निकाल दी। इन दोनों का लोअर ले लिया और रिलीफ निकाल दी, डब्ल्यू टैक्स इनकम से इंटू करके रिलीफ निकाल दी। ये आ गई आपकी रिलीफ। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ। अगर मान लो इंडिया और पाकिस्तान का एग्रीमेंट होता तो क्या करते हैं सोल्यूशन? सोल्यूशन देखो ऐसे ही होता। सोल्यूशन में आपको क्वेश्चन में पूछता हूँ नेट टैक्स पेबल निकालो, नेट टैक्स पेबल निकालो, तो आप इस रोहित का इंडिया में आप टोटल इनकम निकाल लेते, टोटल टैक्स निकाल लेते। रिलीफ निकालते, यहाँ पे रिलीफ अंडर सेक्शन 90, 91 की जगह क्या लिखते? सेक्शन 90 लिखते और नेट टैक्स निकालते। अब रिलीफ अंडर सेक्शन 90 कैसे निकलती है? टैक्स इन इंडिया और टैक्स इन फॉरेन विच एवर इज लोअर। वहाँ अपन टैक्स अमाउंट को कंपेयर करते हैं, यहाँ रेट को कंपेयर करते हैं, वहाँ टैक्स अमाउंट को कंपेयर करते हैं। आंसर चेंज नहीं होगा, सेम आंसर आएगा। देखो कैसे आएगा, कैसे आएगा देखो। डब्ल्यू टैक्स इनकम कितनी है आपकी? 4 लाख। ऐसी इनकम कौन सी है जिसमें दोनों कंट्री में टैक्स लगा है? 4 लाख है। 4 लाख पाकिस्तान से इनकम हो रही है, वो इंडिया में भी टैक्सेबल है, पाकिस्तान में भी टैक्सेबल है, यहाँ कोई डिडक्शन भी नहीं है स्पेशल वगैरह, कोई भी नहीं है, तो 4 लाख। अब देखो 4 लाख पे इंडिया में देखो कितना टैक्स बनता है? 4 लाख पे 4 लाख है, इंडिया में देखो टैक्स कितना बनता है? इंडिया में आपको स्लैब लगा के टैक्स नहीं निकालना, देखो टैक्स रेट निकाल के टैक्स निकालना है। इंडिया में देखो टैक्स रेट क्या है एसएससी की? 10.689%, 10.689%, क्योंकि इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल की कोई फिक्स रेट नहीं होती, इंडिविजुअल पे स्लैब लगता है ना, तो इसलिए अपन को ऐसे एवरेज रेट निकालनी पड़ती। कंपनी के केस में तो देखो रेट है 30%, फर्म के केस में 30% है वो वहाँ पे रेट, लेकिन इंडिविजुअल के केस में कभी भी ऐसी फिक्स रेट नहीं होती, और क्वेश्चन आपका आएगा इंडिविजुअल का। तो देखो अपने रेट निकाल ली इंडियन रेट 10.689%, तो 10.689% कर देंगे इसको। ये आ गया टैक्स इन इंडिया, टैक्स इन इंडिया आ गया। जो इनकम दोनों जगह टैक्सेबल है उस पर इंडिया में कितना टैक्स बना? टैक्स इन इंडिया आ गया। अब निकाल दो टैक्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में देखो कितना बना? 4 लाख की इनकम है और टैक्स यहाँ दे रखा है, वैसे देखो 10% रेट है, 10% इंटू करोगे तो 40,000 आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में दे ही रखा है टैक्स पेड इन पाकिस्तान 40,000, तो रोयल्टी इनकम कितना है? 40,000 दे रखा है, तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा लिख दो टैक्स इन पाकिस्तान 40,000। तो टैक्स इन इंडिया और टैक्स इन पाकिस्तान विच एवर इज लोअर करोगे, तो इंडिया में देखो टैक्स कितना बना? 4 लाख इंटू 0.10689, ये है 42,756 और 40,000। लोअर क्या आएगा दोनों का? 40,000 ही आएगा लोअर, टैक्स इन इंडिया और टैक्स इन पाकिस्तान। तो रिलीफ कितनी मिलेगी? 40,000 की। देखो इसमें भी रिलीफ 40,000 मिली, सेक्शन 91 में भी, और 90 में भी कितनी मिली? 40। 90 में भी कितनी मिली? 40। बस यहाँ पे अमाउंट निकाल के कंपैरिजन कर देते हैं। क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन करो, अगर सेक्शन 90 का क्वेश्चन आ जाए तो कुछ फर्क नहीं है, रेट आपको निकालनी पड़ेगी, इंडियन रेट निकालनी पड़ेगी, फिर आपको निकालना पड़ेगा इंडिया में कितना टैक्स बनता है उस डब्ल्यू टैक्स इनकम पे, टैक्स इन इंडिया, और उसको कंपेयर कर दो टैक्स इन फॉरेन कंट्री, दोनों का लोअर ले लो, दोनों का क्या ले लो? लोअर ले लो, बस
तो आंसर सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्रेजेंटेशन चेंज हो जाती है, प्रेजेंटेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ये बात भी ध्यान रखना। तो ये भी मैंने बता दिया आपको, सेक्शन 90 का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको घबराने की बात नहीं है, सेम ऐसे ही सोल्व होता है, ऐसे ही चीज़ें करनी है आपको, सब चीज़ें यही निकालनी है, बस प्रेजेंटेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल 2 भी लिया मैंने, ऐसा मानो कि एग्जाम्पल 1 में जो पाकिस्तान वाली इनकम है ना, वो कौन सी इनकम है, रॉयल्टी इनकम फ्रॉम लिटरेरी बुक्स है। कौन सी इनकम है, रॉयल्टी इनकम फ्रॉम लिटरेरी बुक्स है। तो क्या होगा, इंडिया में जब उस बंदे का आप टोटल इनकम निकालोगे तो उसको डिडक्शन मिलेगा, लिटरेरी बुक्स का डिडक्शन कहाँ मिलता है, 80 में कितना मिला, 3 लाख का मिल गया, टोटल इनकम हो गई 6 लाख, इंडिया में टैक्स निकाल दिया 33,800 का। अब देखो वर्किंग नोट पे डबली टैक्स इनकम निकालेंगे, ये चेंज हो जाएगी, कैसे होगी, पाकिस्तान में तो देखो ये इनकम टैक्सेबल हो गई 4 लाख, पाकिस्तान में तो 4 लाख टैक्सेबल हो गई, लेकिन इंडिया में इस लिटरेरी बुक्स की इनकम से आपको 3 लाख का क्या मिल गया, इस इनकम से, पाकिस्तान वाली इनकम से 3 लाख का स्पेशल डिडक्शन मिला है। स्पेशली किससे मिला है, इस डबली टैक्स इनकम से, स्पेशली किससे मिला है, इससे। तो इसको नेट कर देंगे, 4 लाख माइनस 3 लाख कर देंगे, 1 लाख की क्या आएगी आपकी डबली टैक्स इनकम। डबली टैक्स इनकम कितनी बची, 1 लाख, क्योंकि इंडिया में देखो डबली टैक्स इनकम कितनी हुई है, 4 लाख थी, लेकिन इंडिया में 3 लाख का डिडक्शन मिल गया, तो 1 लाख की टैक्सेबल हुई, पाकिस्तान में 4 हुई, इंडिया में 1 हुई, तो डबली टैक्स कितनी हुई, 1। डबली टैक्स कितनी हुई, 4 और 1 ही तो हुई, पाकिस्तान में 4 लाख टैक्सेबल हुए, इंडिया में 1 लाख हुए टैक्सेबल रॉयल्टी इनकम में से, तो डबली टैक्स कितना पे लगा, डबल टैक्स कितने पे लगा, 1 पे लगा, तो 1, इसलिए लेते हैं अपन। तो कोई स्पेशल डिडक्शन है वो अपन उसमें हटा लेते हैं, ओनली स्पेशल डिडक्शन जो स्पेशली उस इनकम से मिल रहा है। ये डबली टैक्स इनकम निकाल ली, इंडियन रेट फॉरेन रेट निकाल ली, रिलीफ आ जाएगी आपकी, रिलीफ यहाँ लेस करेंगे, नेट टैक्सेबल आ जाएगा। एक एग्जांपल 3 और लिया मैंने, ऐसा मानो एग्जांपल 1 में रोहित ने LIC का प्रीमियम पे किया था, LIC प्रीमियम पे किया था 1 लाख का, और रॉयल्टी की इनकम जो थी एग्जाम्पल 1 में, मतलब जो पाकिस्तान से इनकम थी वो नॉर्मल इनकम थी, क्योंकि एग्जाम्पल 1 में तो नॉर्मल थी, एग्जाम्पल 2 में लिया था मैंने रॉयल्टी की इनकम तो एग्जाम्पल 3 में देखो इंडियन इनकम 5 लाख ले ली, पाकिस्तान की इनकम 4 लाख ले ली, GTI आई आपकी 9 लाख, GTI आपकी आ गई 9 लाख की। डिडक्शन दिया, देखो LIC का प्रीमियम पे किया, उसकी डिडक्शन आपको 80C में मिलती है, 1 लाख का डिडक्शन दिया, ये आ गई टोटल इनकम 8 लाख की। अब टोटल टैक्स इंडिया में निकाल दिया, अब रिलीफ निकालेंगे, बताओ डबली टैक्स इनकम कितनी लोगे, हम 4 लाख की लेंगे। 4 लाख क्यों लेंगे, पाकिस्तान में 4 लाख टैक्सेबल, इंडिया में 4 लाख टैक्सेबल। आप बोलोगे डिडक्शन मिला 80C का, 80C का डिडक्शन बताओ स्पेशल डिडक्शन है क्या, ये इस 4 लाख से मिला है क्या, बताओ, ये 80C का डिडक्शन स्पेशली इस 4 लाख वाली इनकम से मिला है क्या, फॉरेन वाली इनकम से, पाकिस्तान वाली इनकम से मिला है क्या, नहीं मिला। ये तो जनरल डिडक्शन है, अगर मान लो 4 लाख नहीं भी होते तो ये इससे मिल जाता, 5 लाख से मिल जाता, 4 लाख अगर नहीं भी होते तो 1 लाख किससे मिल जाता, 5 लाख से मिल जाता, इंडिया वाली इनकम से मिल जाता। तो स्पेशल डिडक्शन लेस करते हैं, जनरल कोई डिडक्शन होता है वो नहीं करते। स्पेशल डिडक्शन मतलब ऐसा डिडक्शन जो उस फॉरेन कंट्री वाली इनकम से मिला है, स्पेशली उस इनकम के कारण मिल रहा है, उस इनकम से मिल रहा है या उस इनकम के कारण मिल रहा है, वो डिडक्शन अपन नेट करते हैं, मतलब उसको लेस करते हैं, डबली टैक्स इनकम निकालते हैं। तो ये था एग्जाम्पल 3। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इतना ज्ञान तो आप कहीं भी ले लोगे, इतना ज्ञान तो आपको सब जगह मिल जाएगा, लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अब स्टार्ट होंगे इस चैप्टर के, जो आपको ध्यान से देखने, वो अपन देखेंगे एक एक करके। अब देखो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है स्पेशल पॉइंट में, अगर आपको इनकम एक से ज़्यादा फॉरेन कंट्री से हो रही है तो क्या करते हैं। जैसे क्वेश्चन जो आता है या तो एक फॉरेन कंट्री का आता है या 2 फॉरेन कंट्री का आता है, 2 से ज़्यादा का आज तक क्वेश्चन नहीं आया, आता भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक से ज़्यादा फॉरेन कंट्री से आपको इनकम हो रही है, मान लो एक पर्सन रोहित, उसको पाकिस्तान से भी इनकम हो रही है, US से भी इनकम हो रही है, UK से भी हो रही है मान लो, या मान लो रोहित को कंट्री X और कंट्री Y 2 कंट्री से इनकम हो रही है, तो ऐसे केस में क्या करोगे। तो ऐसे केस में जो भी कंट्री की रिलीफ निकालोगे ना आप, हर कंट्री की रिलीफ सेपरेटली निकलेगी। कंट्री X की रिलीफ अलग निकालोगे, कंट्री Y की रिलीफ अलग निकालोगे, मतलब कंट्री X से जो इनकम हो रही है उसकी रिलीफ अलग निकालोगे, कंट्री Y से जो इनकम हो रही है उसकी रिलीफ आप अलग निकालोगे। ऐसा नहीं कि दोनों फॉरेन कंट्री की इनकम को मर्ज कर दिया, दोनों की फॉरेन रेट एक निकाल ली और एक बार रिलीफ निकाल दी, दोनों की सेपरेटली कैलकुलेशन होगी। कैसे होगी, दोनों कंट्री की फॉरेन रेट आप सेपरेटली निकालोगे, दोनों कंट्री की डबल टैक्स इनकम जो हो रही है, डबली टैक्स इनकम, वो आप सेपरेटली निकालोगे और उसके बाद फॉर्मूला लगा के दोनों की रिलीफ अलग अलग निकाल दोगे और उसके बाद दोनों को मर्ज कर दोगे, दोनों को टोटल कर दोगे, दोनों रिलीफ को, और ये आएगी रिलीफ। कैसे होगी मैं इसको एग्जांपल से और समझा देता हूँ। एक पर्सन है राज, उसको इनकम हो रही है, देखो एग्जांपल में 3 जगह से, इंडिया से तो हो रही है 5 लाख, इंडिया का रेजिडेंट है कोई दिक्कत नहीं है, US और UK से और हो रही है, US से 6 लाख की हो रही है, UK से 3 लाख की। US में उसने 1,20,000 का टैक्स पे कर दिया, UK में 30,000 का टैक्स पे कर दिया। इंडिया और US और इंडिया UK का कोई DTW नहीं बना हुआ, DTW बना हुआ तो भी ऐसे ही करते, नहीं बना हुआ तो भी ऐसे करेंगे। मैंने बता ही दिया, कोई फर्क नहीं होता, बस प्रेजेंटेशन का फर्क होता है, बाकी कोई फर्क नहीं होता। अब नेट टैक्स पेबल आपको निकालना है, तो देखो ऐसे केस में अपन ने क्या किया, सेम पहले तो टोटल टैक्स
टोटल इनकम इंडिया में निकाल दी, इंडिया में सारी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी क्योंकि इंडिया का रेजिडेंट है वो, इंडिया यूएस यूके की सारी इनकम टैक्सेबल हो गई। टोटल इनकम निकाल दी, देखो यहाँ कोई डिडक्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल टैक्स निकाल दिया इंडिया में। अब रिलीफ की कैलकुलेशन देखो कैसे करेंगे। यूएस और यूके की जो भी डबली टैक्स इनकम हो रही है वो अपन सेपरेटली लेंगे। यूएस में 6 लाख और यूके में 3 लाख। यूएस की देखो 6 लाख की इनकम है, यूके की 3 लाख की है, और दोनों इंडिया में भी टैक्सेबल हो रही है और वहाँ भी टैक्सेबल हो रही है, तो दोनों होगी डबली टैक्स इनकम, दोनों को सेपरेटली ले लिया। फॉरेन रेट अपन ने सेपरेटली निकाल दी, यूएस की अलग निकाल दी, यूके की अलग निकाल दी। इंडियन रेट तो एक ही निकलेगी, इंडिया में जो आप टोटल इनकम निकालोगे वो एक ही आएगी, इंडिया में टोटल टैक्स निकालोगे वो भी एक ही आएगा, तो इंडियन रेट तो एक ही निकलेगी। इंडियन रेट अपन ने निकाल दी, कंपेरिजन अपन ने सेपरेटली कर लिया, यूएस की इनकम के लिए अलग कर लिया, यूके की इनकम के लिए अलग कंपेरिजन कर लिया। फॉरेन रेट इंडियन रेट का जो कंपेरिजन करते हैं ना लोअर वाला, देखो अलग अलग कर लिया, और उसके बाद रिलीफ निकाल दी। यूएस की सेपरेट रिलीफ निकाल दी, यूके की अलग निकाल दी, यूएस की सेपरेट और यूके की सेपरेट, और उसके बाद दोनों को टोटल कर दिया। ये आ गई रिलीफ, और ये आपका रिलीफ का डिडक्शन आपको मिल गया। तो 2 कंट्री का क्वेश्चन है, या 3 कंट्री, मान लो 3 फॉरेन कंट्री की इनकम है, तो तीनों की सेपरेटली निकाल लेंगे, फिर लास्ट में टोटल कर देंगे, तीनों की सेपरेटली निकाल के लास्ट में टोटल कर देंगे। तो ये था 2 कंट्री का केस आ जाता है। तो 2 कंट्री के काफ़ी सारे केस होते हैं, कुछ लोग उसको मर्ज करके कर देते हैं, शॉर्टकट करने के चक्कर में पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा, आपको सेपरेटली करनी पड़ेगी। ये था फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्पेशल पॉइंट। सेकंड स्पेशल पॉइंट, डबल टैक्सेशन रिलीफ क्वेश्चन अगर आपको करना है तो आपको चैप्टर 6 से जो है डिडक्शन वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 6 से जो डीडी का डिडक्शन वाला चैप्टर है, उसकी आपको कुछ डिडक्शन अच्छे से आनी चाहिए। अगर डिडक्शन नहीं आती तो आपकी डिडक्शन गलत हो जाएगी, टोटल इनकम गलत आएगी, सारा टैक्स आपका गलत निकलेगा, रिलीफ गलत निकलेगी, आपको नेट टैक्स पे गलत निकलेगा, आपको मार्क्स कुछ नहीं मिलेंगे। तो डिडक्शन आपको अच्छे से आनी चाहिए तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। डिडक्शन अगर आपने छोड़ दिया तो चैप्टर कुछ काम का नहीं है। अब कौन कौन सी डिडक्शन आपको आनी चाहिए? सबसे पहले एटीसी वाली। एटीसी कौन सा? पीपीएफ वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया, एलआईसी वगैरह का प्रीमियम पे किया, वो होती है एटीसी। एटी वाली पेंशन फंड ऑफ एलआईसी में आपने इन्वेस्टमेंट किया, एटी वाली। एटीडी सबसे इंपॉर्टेंट है, एटीडी मेडिक्लेम वाली। मेडिक्लेम वाली अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है अपने खुद का या तो वाइफ वगैरह का या पेरेंट्स वगैरह का, तो एटीडी में कवर होता है। तो एटीडी वाली आपको अच्छे से आनी चाहिए। एटीडी में लोग एक गलती इसमें ज़्यादा कर देते हैं, पेरेंट्स नॉन रेजिडेंट होते हैं मान लो, और एज 60 ईयर से आपसे ज़्यादा होती है तो वो उसको हाई डिडक्शन दे देते हैं। ऐसा नहीं होता। एटीडी में देखो 2 डिडक्शन होती है, 25,000 रुपये, 25,000 और एक 50,000। 25,000 तो आपको मिल जाती है अगर आपकी एज 60 ईयर से कम है तो 25 मिलती है। 60 ईयर से उससे ज़्यादा है, 60 ईयर से उससे ज़्यादा है तो आपको 50,000 मिलती है। लेकिन 50,000 तब मिलती है अगर आप रेजिडेंट होते हो, मतलब आपके पेरेंट्स वगैरह रेजिडेंट है तो ही वो 50,000 मिलती है। नॉन रेजिडेंट को हमेशा 25 ही मिलती है सेक्शन में। नॉन रेजिडेंट है, मान लो पेरेंट्स नॉन रेजिडेंट है तो उनको 25 ही मिलती है, चाहे उनकी एज 80 ईयर्स हो 90 ईयर्स हो। ये गलती कर देते हैं, ये छोटी सी गलती, इसमें ध्यान रखना। इसके अलावा 80DD भी आपको आनी चाहिए, छोटी सी इसमें डिडक्शन है 80DD। डिसेबल डिपेंडेंस का अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हो, मेंटेनेंस करवाते हो, आपको एक फ्लैट डिडक्शन मिलती है। एक 80QQ भी तो आपको आनी ही चाहिए, रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स वाली, रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स, रॉयल्टी फ्रॉम लिटरेरी बुक्स। इसमें आपको बुक्स की डिडक्शन मिलती है, न्यूज़पेपर जनरल की रॉयल्टी की डिडक्शन नहीं मिलती। 80RRB रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट वाली डिडक्शन आनी चाहिए। 80TTA TTB आनी चाहिए। 80TTA तो आपका है सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट। 80TTB जो है ये रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को मिलता है, मतलब जो रेजिडेंट बंदे हैं और 60 ईयर से उससे ज़्यादा हैं उनको मिलता है टीटीबी, सेविंग अकाउंट या एफडी का इंटरेस्ट। 50,000 की लिमिट होती है। ये डिडक्शन आपको अच्छे से आनी चाहिए, ये डिडक्शन आप अच्छे से पढ़ लेना तो ही इसका क्वेश्चन कर सकते हो। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप इंडिया में एसएससी का टैक्स निकालो ना, इंडिया में एसएससी का टैक्स निकालो, इंडिया का टैक्स निकालो एसएससी का, तो उसकी एज चेक कर लेना। एज चेक कर लेना। एज क्यों चेक कर लेना? आपको देखो पता है अपन यहाँ इंडिया में टैक्स निकालेंगे, राज का, रोहित का टैक्स निकालेंगे तो इंडिया में देखो स्लैब अलग अलग होता है। अगर 60 ईयर से कम का पर्सन है, रेजिडेंट पर्सन 60 ईयर से कम का है जो इंडिविजुअल है, तो स्लैब लगता है 2,50,000 वाला। 60 ईयर से उससे ज़्यादा प्लस रेजिडेंट है तो स्लैब लगता है 3 लाख वाला। और 80 ईयर से उससे ज़्यादा है, मतलब सुपर सीनियर सिटीजन है, तो स्लैब क्या लगता है? 5 लाख का। तो वो आप ध्यान दे देना एज कितनी है। क्वेश्चन में स्पेशली हमेशा एज आएगा। अगर एज नहीं दे रखी क्वेश्चन में तो अपन जनरल स्लैब लगा देते हैं 2,50,000 वाला, लेकिन एज दे रखी है तो एज देख लेना और एज के अकॉर्डिंग स्लैब लगाना। अगर आपने गलत स्लैब लगा दिया आपका टैक्स गलत हो जाएगा, रिलीफ गलत हो जाएगी, नेट टैक्स सब गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, एज जरूर चेक करनी है आपको। सबसे पहले एज को गोला लगा लेना क्वेश्चन में कि एज क्या है, और हमेशा क्वेश्चन में आपको एज मिलेगी। अगला पॉइंट नंबर 4, ये पॉइंट एक स्पेशल पॉइंट है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। ये इलेक्टिव पेपर में तो काफ़ी आता है ये वाला पॉइंट। सिंगल फॉरेन रेट फॉर ईच फॉरेन कंट्री। एक फॉरेन कंट्री की एक ही फॉरेन रेट निकलेगी, एक फॉरेन कंट्री की एक ही फॉरेन रेट निकलेगी। मान लो आपको पाकिस्तान से इनकम हो रही है तो पाकिस्तान से की जो आप फॉरेन रेट निकालोगे वो एक ही होनी चाहिए, वो एक ही होगी। अगर क्वेश्चन में एक से ज़्यादा फॉरेन रेट दे रखी है, एक फॉरेन कंट्री की एक से ज़्यादा रेट दे रखी है, तो आपको उसको सिंगल कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंगल फॉरेन रेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, रोहित को पाकिस्तान से इनकम हो रही थी, मान लो डिविडेंड की इनकम फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से जो इनकम हो रही है वो बता रहा हूँ मैं, डिविडेंड की इनकम हो रही है
इंटरेस्ट की इनकम हो रही है मान लो, और रेंट की इनकम हो रही है, ये इनकम हो रही है। डिविडेंड की इनकम हो रही है मान लो 2 लाख की, इंटरेस्ट की भी मान लो 2 लाख की हो रही है, और रेंट की हो रही है 1 लाख की। ये पाकिस्तान से रोहित को इनकम हो रही है। क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्वेश्चन में उसकी इनकम अलग अलग इनकम दे रखी है रोहित की पाकिस्तान से, और इस पर टैक्स रेट भी बता रखी है आपको कि पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है, डिविडेंड पे तो है मान लो 10% है, इंटरेस्ट पे मान लो 20% है, और रेंट पे है मान लो 30%। ये टैक्स रेट दे रखी है, तीन टैक्स रेट दे रखी है पाकिस्तान की। आपको तीनों टैक्स रेट लेके, पाकिस्तान की तीनों फॉरेन रेट लेके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना कि आप सोचो कि चलो तीनों रेट से कंपेयर कर लेंगे, लोअर कर लेंगे, ऐसा नहीं करना। एक कंट्री की एक फॉरेन रेट रहेगी, एक कंट्री की एक फॉरेन रेट रहेगी, तो कैसे निकालोगे? फॉरेन रेट निकालने का फॉर्मूला है फॉरेन टैक्स अपॉन फॉरेन इनकम। क्या है फॉरेन टैक्स अपॉन फॉरेन इनकम? वो फॉर्मूला क्यों लिखवाया है मैंने, उससे आप सिंगल रेट निकाल सकते हो। कैसे? पूरा फॉरेन टैक्स कैलकुलेट कर लो और पूरी फॉरेन इनकम से डिवाइड कर दो। पूरा फॉरेन टैक्स कैलकुलेट कर लो। देखो यहाँ पे 2 लाख इंटू 10% 20,000, 2 लाख इंटू 20% 40,000, और 1 लाख इंटू 30% 30,000। ये आ गया आपका 90,000 का फॉरेन टैक्स। ये आ गया पाकिस्तान का टैक्स। कितना आया? 90,000। कभी कभी क्वेश्चन में लिख के नहीं देता कि फॉरेन टैक्स इतना है, आप कैलकुलेट करना पड़ता है। तो 90,000 का टैक्स आ गया। पाकिस्तान में मान लो सरचार्ज सेस कुछ नहीं लगता, क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो अपन लगाएंगे भी नहीं। ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चन में दे रखा है तो ही लगाएंगे अपन, नहीं दे रखा तो ऐसा मत करना कि इंडिया वाला लगा दो आप। कुछ लोग ये इतना स्पेशल दिमाग लगा देते हैं कि इंडिया का सरचार्ज ऐड कर देते हैं, इंडिया का सेस ऐड कर देते हैं। इतना दिमाग मत लगा लेना। ऐसा नहीं होता कि हर कंट्री में एक सेस होता है, हर कंट्री में सरचार्ज होता है, उनकी अलग चीज़ें होती हैं। हाँ, वहाँ का दे रखा है क्वेश्चन में कि वहाँ भी सरचार्ज लगता है 10%, वहाँ भी एक सेस लगता है 1%, ऐसा कुछ दे रखा है तो लगा देंगे, बाकी कुछ नहीं। 90,000 का आ गया आपका फॉरेन टैक्स। अब फॉरेन की इनकम देखो कितनी है, 2 + 2 + 1 5 लाख डिवाइड बाई 5 लाख। ये आ जाएगी सिंगल फॉरेन रेट, पाकिस्तान की एक फॉरेन रेट आ जाएगी। ये देख लेना, इसका एक क्वेश्चन बैंक में भी डाला है मैंने, जो पहले एग्जाम में भी आ चुका, और इसमें सबने गलती करी थी, तो इसको ध्यान से देख लेना कि अगर मल्टीपल फॉरेन रेट दे रखी है एक कंट्री की, तो एक कंट्री की एक ही फॉरेन रेट रहेगी, एक कंट्री की सिंगल फॉरेन रेट। अब अगला पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको जो कैलकुलेशन करनी है, आपको इंडिया में देखो टोटल इनकम निकालनी है, इंडिया में टोटल टैक्स निकालना है, और नेट टैक्स पेबल भी कहाँ निकाल रहे हो आप? इंडिया में निकाल रहे हो। इंडिया में आप कैलकुलेशन कर रहे हो, इंडिया का एक्ट फॉलो कर रहे हो, तो इंडिया में आप टैक्स दोगे या टैक्स की कैलकुलेशन करोगे, बताओ किस में करोगे? रुपीज़ में करोगे। अब फॉरेन कंट्री से तो आपको इनकम फॉरेन करेंसी में भी हो सकती है। मान लो रोहित को यूएस से जो इनकम हो रही है, रॉयल्टी की इनकम हो रही है, वो हो रही है $5,000 की, डॉलर में हो सकती है, यूएस से डॉलर में हो सकती है, पाकिस्तान से पाकिस्तान की जो करेंसी है पाकिस्तान रुपीज़, उसमें हो सकती है इनकम। तो आपको उस इनकम को क्या करना पड़ेगा, जो आपको यूएस से डॉलर में इनकम हो रही है उसको आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉरेन करेंसी में अगर आपको क्वेश्चन में इनकम दे रखी है, रोहित को $5,000 की यूएस से रॉयल्टी की इनकम हुई, आपको उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा। इनकम निकालते वक्त भी और टैक्स निकालते वक्त भी रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करोगे? आपको क्वेश्चन में कन्वर्जन रेट दे रखी होगी। कन्वर्जन रेट कैसे दे रखी होगी? $1 = ₹80 दे दी मान लो, तो $5,000 को 80 से इंटू कर दिया, $5,000 इंटू 80 कर दिया, ये आपका आ गया 4 लाख रुपीज़। 4 लाख रुपीज़ यूज़ कर देंगे। तो एक कन्वर्जन रेट दे रखी है क्वेश्चन में, 1 कन्वर्जन रेट दे रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी रेट को यूज़ कर लेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है $1 = ₹80, तो इसी को यूज़ करके कन्वर्ट करके क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में आपको काफ़ी सारी कन्वर्जन रेट दे रखी है। आपको दे रखा है कि ईयर स्टार्टिंग पे कन्वर्जन रेट थी $1 = ₹70, ईयर मिड में रेट थी $1 = ₹72, ईयर एंड पे रेट है मान लो $1 = ₹80। अब बताओ कौन सी रेट से कन्वर्ट करोगे? काफ़ी सारी रेट दे रखी है। अब फॉरेन करेंसी में आपको इनकम भी दे रखी है, रेंट वगैरह की, रॉयल्टी वगैरह की इनकम यूएस से हो रही है, डॉलर में दे रखी है। कौन सी रेट से कन्वर्ट करोगे? तो आपको लगाना पड़ेगा रूल 115। रूल 115 इनकम टैक्स का रूल है, रूल 115 ये लगाना पड़ेगा। अब ये रूल कहाँ पढ़ेंगे अपन? ये जब आपका पूरा कोर्स हो जाएगा, लास्ट में एक एनेक्जर पढ़ाऊंगा मैं आपको, उसमें बता रखा है कि कौन सी इनकम को कैसे कन्वर्ट करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी इनकम को कैसे कन्वर्ट करते हैं, पीजीबीवी की इनकम को कैसे कन्वर्ट करते हैं, सैलरी की इनकम को कौन सी रेट से कन्वर्ट करते हैं, मतलब कौन सी डेट की रेट से कन्वर्ट करते हैं। स्टार्टिंग की रेट लेते हैं, मंथ की एंड की रेट लेते हैं, या ईयर एंड की रेट लेते हैं, किससे कन्वर्ट करते हैं? जनरली अपन ईयर एंड की रेट लेते हैं, लेकिन इस रूल में काफ़ी अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं, वो अपन को पढ़ने पड़ेंगे। तो मल्टीपल कन्वर्जन रेट दे रखी है, तो अपन को रूल 115 आना चाहिए, जो अपन एनेक्जर में लास्ट में देखेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगा एनेक्जर में। ये था 5th पॉइंट, स्पेशल पॉइंट था। 6th पॉइंट, अगला पॉइंट, ये भी ध्यान देना, ये भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपको पता है हवा में कॉपी चेकिंग करता है, तो ये ध्यान देना जरूरी है। क्या है, जनरली इंस्टीट्यूट क्या करता है, जब भी इंडियन रेट निकालता है, फॉरेन रेट निकालता है, तो 3 डेसिमल तक निकालता है, 3 डेसिमल तक निकालता है 99% केस में 3 डेसिमल तक निकालता है। तो भी अपन भी क्या करेंगे, 3 डेसिमल तक निकालेंगे। मैंने ऊपर एग्जाम्पल में भी देखो रेट 3 डेसिमल में निकालिए, देखो 17.271%। तो जहाँ भी डेसिमल आ रहा है रेट निकालने में, इंडियन रेट फॉरेन रेट निकालने में डेसिमल आ रहा है, तो 3 डेसिमल तक अपन को निकालनी है। इंस्टीट्यूट जनरली 3 डेसिमल में निकालता है। 3 डेसिमल में करोगे आपका आंसर पूरा का पूरा एग्जैक्ट इंस्टीट्यूट से मैच हो जाएगा और आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। अब सबसे खतरनाक पॉइंट आ रहा है, जिसमें पूरा इंडिया गलती करता है, ग्रोस अप ऑफ इनकम।
ग्रोस अप ऑफ इनकम। ये मान लो पूरा इंडिया गलत करता है, चाहे रैंक 1 वाला हो चाहे फेल वाला स्टूडेंट हो, सब गलती करते हैं इसमें। कैसे गलती करते हैं तो देखो क्वेश्चन में मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर एग्जाम्पल में ले चलता हूँ, मैंने ऊपर एग्जाम्पल बना रखे हैं ना। यहाँ देखो आपको दे रखा है इनकम अर्न इन पाकिस्तान 4 लाख, टैक्स पेड इन पाकिस्तान या टैक्स डिडक्टेड इन पाकिस्तान 40,000। कुछ लोग क्या कर देते हैं इसको 4 लाख प्लस 40,000, 4 लाख 40,000 करके यहाँ दिखा दिया सॉल्यूशन में फॉरेन इनकम। कुछ लोग क्या करते हैं 4 लाख इनकम थी, 40,000 का टैक्स कटा तो 360 दिखा दिया यहाँ पे इनकम, ये दिखा दी। ये दोनों ही गलत है। क्या गलत है, कैसे गलत है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो एक जनरल चीज़ बताता हूँ आपको, जो आपने सी एंटर में पढ़ रखी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखी तो आप समझना। जब भी अपन टोटल इनकम निकालते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं ना, तो अपन जहाँ पे जो इनकम लेते हैं ना, ये इंडिया की फॉरेन की, सब ग्रोस इनकम लेते हैं। मतलब अगर आपका इसमें से टीडीएस कटा हुआ है या टैक्स कटा हुआ है तो ऐसा नहीं कि काटने के बाद की लेते हैं। मान लो इंडिया की 5 लाख की इनकम है और इसमें से 50,000 का आपका टैक्स कटा हुआ है तो 450 नहीं लेते अपन, पूरी ग्रोस 5 लाख लेते हैं। टैक्स काटने से पहले की इनकम लेते हैं, मतलब ग्रोस इनकम लेते हैं। टीडीएस कटा हुआ है, टैक्स कटा हुआ है तो उसको लेस करने के बाद नहीं लेते, ग्रोस इनकम लेते हैं। टीडीएस टीसीएस कब लेस करते हैं, जब आप लास्ट में पूरा टैक्स निकाल लेते हो, नेट टैक्स, उसमें से आपको टीडीएस टीसीएस का रिफंड क्रेडिट मिल जाता है, एक तरीके से उसका डिडक्शन मिल जाता है। वो तो अपन यहाँ लेस करते हैं टीडीएस टीसीएस। तो ऊपर क्या लेते हैं अपन, ग्रोस इनकम लेते हैं, क्योंकि टैक्स तो अपन पूरी ग्रोस इनकम पे निकालेंगे ना। तो अगर आपका टीडीएस टीसीएस कटा हुआ है तो अपन क्या लेते हैं, ग्रोस इनकम लेते हैं। अब ग्रोस अप करना कब होता है, कब नहीं होता, तो ध्यान से सुनना, इसमें ये दिमाग में आपको फिट करना पड़ेगा ये बात। अगर क्वेश्चन में आपको इनकम वर्ड दे रखा है, क्या वर्ड दे रखा है, इनकम वर्ड। देखो इनकम वर्ड, यहाँ क्या वर्ड दे रखा है, इनकम अर्न इन पाकिस्तान, इनकम वर्ड दे रखा है, इनकम वर्ड दे रखा है। या क्वेश्चन में आपको ग्रोस वर्ड दे रखा है, मान लो क्वेश्चन में दे दिया अमाउंट रिसीव्ड और ब्रैकेट में दे दिया ग्रोस दे दिया, ऐसे ब्रैकेट में दे देगा ग्रोस, या इनकम रिसीव्ड ब्रैकेट में दे देगा ग्रोस, या इनकम ब्रैकेट में दे देगा ग्रोस। तो या तो इनकम वर्ड दे रखा है या ग्रोस वर्ड, एक वर्ड देगा, या तो इनकम दे देगा या ग्रोस दे देगा। इसका मतलब वो इनकम ऑलरेडी क्या ग्रोस अप है, ऑलरेडी ग्रोस अप है। आपको ना तो उसमें कुछ ऐड करना ना कुछ लेस करना। तो 4 लाख की जो पाकिस्तान की इनकम है ना, पूरी ग्रोस इनकम है, इसमें कुछ ऐड लेस नहीं करना। इनकम वर्ड या रिसीव, क्या इनकम वर्ड दे दे या ग्रोस वर्ड दे दे, इनकम वर्ड दे दे या ग्रोस वर्ड दे दे, क्या वर्ड दे दे, इनकम या ग्रोस। तो ग्रोस अप है, आपको कुछ भी उसमें ऐड लेस नहीं करना, कुछ भी ऐड लेस नहीं करना। लेकिन मान लो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा होता है, यहाँ पे इसी क्वेश्चन में मान लो आपको दे रखा होता अमाउंट रिसीव्ड इन पाकिस्तान 4 लाख, ये दे रखा होता। इनकम अर्न नहीं देता, अमाउंट रिसीव्ड, क्या वर्ड दे रखा होता, अमाउंट रिसीव्ड, मतलब क्या, रिसीव्ड वर्ड। क्या बोल, रिसीव्ड, ओनली रिसीव्ड वर्ड, ओनली रिसीव्ड वर्ड, ओनली रिसीव्ड वर्ड दे रखा होता कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, तो रिसीव्ड वर्ड दे रखा होता। डिविडेंड कुछ भी, मतलब रिसीव्ड वर्ड, ओनली रिसीव्ड वर्ड दे रखा होता। तो क्या है, ये इनकम नेट इनकम है। 4 लाख क्या है, नेट इनकम। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ग्रोस अप करना पड़ेगा। ग्रोस अप कैसे, ये नेट है, ये टीडीएस लेस करने के बाद या टैक्स लेस करने के बाद की है। तो इसमें जो आपका टैक्स कटा हुआ है उसको आपको ऐड बैक करना पड़ेगा। 4 लाख प्लस 40, आपकी ग्रोस इनकम कितनी आएगी, 440। तो इनकम फ्रॉम पाकिस्तान कितनी हो जाएगी, 440। कितनी हो जाएगी, 440। तो इनकम वर्ड या ग्रोस वर्ड दे दे तो इनकम ऑलरेडी ग्रोस हो रखी है, आपको कुछ ऐड लेस नहीं करना। लेकिन रिसीव्ड वर्ड दे दे, ओनली क्या वर्ड दे दे, रिसीव्ड वर्ड। क्या वर्ड दे दे, रिसीव्ड वर्ड। तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, उसमें जो भी आपका टैक्स कटा हुआ है वो आपको ऐड बैक करना पड़ेगा। जो भी टीडीएस कटा हुआ ऐड बैक करना पड़ेगा, यहाँ दिखाना पड़ेगा। अब इसमें देखो इंस्टीट्यूट कहाँ खेलता है ज़्यादा, वो और बताता हूँ। इसमें एक चीज़ और बताता हूँ, वो नीचे आओ, नीचे बता दूंगा मैं। ये था अपना पॉइंट, ये वाला पॉइंट नंबर 7। तो क्वेश्चन में देखो ये ग्रोसिंग आपको करनी पड़ेगी। अब फॉरेन इनकम के साथ तो इंस्टीट्यूट नहीं खेलता, फॉरेन इनकम के साथ खेलता भी है तो क्या करता है, वो साफ लिख देता है कि अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम पाकिस्तान ₹4 लाख आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस ऑफ 40,000। तो अपन 4,40,000 ले लेंगे, इनकम ग्रोस कर देंगे। रिसीव्ड वर्ड दे दिया तो रिसीव्ड वर्ड दे दिया तो अपन ग्रोस कर देंगे। इनकम और ग्रोस वर्ड दे दे, ग्रोसिंग नहीं करना। लेकिन इसमें इंस्टीट्यूट कहाँ खेलता है, इंस्टीट्यूट देखो क्वेश्चन में एक लाइन देता है, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी, बस इतना सा लिख के देता है, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी 90,000। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड रिसीव्ड या इंटरेस्ट रिसीव्ड। मेनली इंस्टीट्यूट डिविडेंड में खेलता है, कभी कभी इंटरेस्ट में भी खेल देता है। तो डिविडेंड रिसीव्ड वर्ड दे देता है या इंटरेस्ट रिसीव्ड दे देता है, मतलब ओनली रिसीव्ड वर्ड देता है। उसमें ना तो इनकम वर्ड देता है ना ग्रोस वर्ड। उस लाइन में ना तो इनकम वर्ड होता है ना ग्रोस वर्ड होता है, क्या होता है, रिसीव्ड वर्ड होता है। तो डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी या इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी, ये वर्ड दे देता है। बस इतना सा लिखता है। अब क्या करना पड़ेगा, आपको सब ग्रोस करना पड़ेगा। इंडिया वाली इनकम के साथ खेलता है, इंडिया की इनकम है ये, तो इंडिया में टैक्सेबल ही होगी, इंडिया की इनकम है तो टैक्सेबल होगी इंडिया में। अब डिविडेंड की इनकम है, वो ये नहीं बताता कितना टैक्स कटा, कुछ नहीं बताता, आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ता है हाँ यार डिविडेंड तो ऐसी इनकम है जिसमें टीडीएस कटता है। कौन से सेक्शन में, 194 में।
किस रेट से कटता है? 10%। आपको TDS के प्रोविजन भी आने चाहिए। ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा, हाँ इंटरेस्ट में TDS करता है 194A में TDS करता है इंटरेस्ट 10%, वो आपको समझना पड़ता है। तो डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी इतनी लाइन देगा, आपको कितनी लेनी है? जब आप इंडिया में इनकम निकालोगे तो जब आप अदर सोर्स में इनकम दिखाओगे डिविडेंड की इनकम कितनी लोगे आप? 90,000 नहीं लोगे? 90,000 इंटू 100/90, ये कितनी है? 90, क्योंकि इसमें 10% TDS कट चुका, तो डिवाइड कर दिया 90 से, इंटू कर दिया 100, इसको ग्रोस कर लिया, कितनी आ गई है? 1 लाख। 1 लाख में आपका 10% TDS कट गया, 90,000 मिला हुआ है। इंस्टीट्यूट इतनी सी लाइन देता है और इतना दिमाग आपको लगाना पड़ता है, और ये नहीं करते पूरा आंसर आपका गलत। फिर आपकी इनकम गलत, टैक्स गलत, आपकी रिलीफ गलत, नेट टैक्स गलत, आपको 0 नंबर मिलते हैं। इतनी सी एक गलती, और इंस्टीट्यूट ऐसे खेलते हैं। और ये किसमें खेलता है? डिविडेंड रिसीव्ड। आज तक 2 बार क्वेश्चन आए, दोनों बार हमेशा किसमें खेला है? इंस्टीट्यूट ने, डिविडेंड रिसीव्ड। इतनी सी लाइन थी, तो ये बात आप दिमाग में फिट कर लेना, अब आपकी कभी गलती नहीं होगी। ये इसी में डबल टैक्सेशन रिलीफ में होता है ये काम, ग्रोथ वाला काम। बाकी टोटल इनकम वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें इंस्टीट्यूट ऐसे खेलता नहीं है। कभी कभी खेलना चाहे तो वहाँ भी खेल सकता है, इंटर में भी करता था ऐसे इंस्टीट्यूट, लेकिन यहाँ डबल टैक्सेशन रिलीफ में इंस्टीट्यूट जरूर ये काम करता है, ऐसी हरकत इंस्टीट्यूट जरूर करता है। तो ये ध्यान रखना, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड वर्ड दिखे ना तो आपको सावधान होना है वहाँ पे तुरंत। क्वेश्चन में खाली दे रखा होता डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, तो नहीं होता है ऐसा, तो आपको ग्रोथ करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो डिविडेंड वर्ड है खाली, मैंने बोला रिसीव्ड वर्ड, रिसीव्ड वर्ड। ऐसे क्वेश्चन में दे रखा है इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक या इंटरेस्ट फ्रॉम अदर पर्सन ने कुछ भी दे रखा है इंटरेस्ट, तो कुछ नहीं करना। इंटरेस्ट रिसीव्ड वर्ड दे दे तो आपको सावधान होना है। फिर आपको क्वेश्चन में अगर रेट वगैरह कुछ नहीं दे रखी TDS की, फिर भी आपको ग्रोथ करना है। पहले तो ऐसे केस में इंस्टीट्यूट अल्टरनेट आंसर दे देता था कि आप अज्यूम कर लिया आपने कि ये ग्रोथ इनकम, लेकिन अब ऐसा नहीं करता, तो आपको ग्रोथ करना है, ध्यान देना, ग्रोथ आपको करना पड़ेगा। ये पॉइंट अच्छे से देख लेना, इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन है, मैंने सारे पॉइंट आपको बता रहा हूँ। आपके क्वेश्चन बैंक के A to Z क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लास में तो मैंने सारे क्वेश्चन करवा ही दिया आपको, लेकिन जिन्होंने क्लास नहीं देख रखी तो वो समझ जाए तो उससे भी वो क्वेश्चन कर सकता है ऐसे देख के। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, ये भी एक काम का पॉइंट है। जब आप इंडिया में टैक्स निकालोगे, इंडिया में उस पर्सन की इनकम निकाल रहे हो, इंडिया में अपन इनकम निकालेंगे ना उस पर्सन की स्टार्टिंग में, टोटल इनकम इंडिया में निकालेंगे, फिर टोटल टैक्स इन इंडिया निकालेंगे। जब आप इंडिया में इनकम और इंडिया में टैक्स निकालोगे, उस वक्त जो भी फॉरेन के टैक्स लो हैं, क्वेश्चन में मान लो फॉरेन टैक्स लो की कुछ बात लिखी हुई है, वो सब इररेलेवेंट कैसे हैं? मान लो क्वेश्चन में दे रखा है कि पाकिस्तान से मान लो आपको रेंट की इनकम हो रही है, हाउस प्रॉपर्टी का रेंट मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि हाउस प्रॉपर्टी के रेंट से पाकिस्तान में म्यूनसिपल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता या पाकिस्तान में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब आप इंडिया में टैक्स निकालोगे, इंडिया में आप म्यूनसिपल टैक्स का डिडक्शन दोगे। क्यों दोगे? इंडिया में म्यूनसिपल टैक्स अगर आप पे कर देते हो तो डिडक्शन मिल जाता है, पेड बेसिस पे मिल जाता है, तो वो दे दोगे। इंडिया में जब आप इनकम निकालोगे तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से जो रेंट मिल रहा है, हाउस प्रॉपर्टी का रेंट, उससे आप वो 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन आप दे दो। आपको फॉरेन टैक्स लॉस से मतलब नहीं है, पाकिस्तान में कुछ भी हो उससे मतलब नहीं। ऐसे ही मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है पाकिस्तान में आपको 2 लाख का बिजनेस लॉस हो रहा है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2 लाख का बिजनेस लॉस पाकिस्तान में सेट ऑफ नहीं हो सकता, पाकिस्तान के लोग अकॉर्डिंग सेट ऑफ नहीं हो सकता। आपको मतलब ही नहीं है पाकिस्तान के क्या लो है। जब आप इंडिया में इनकम निकालोगे तो अगर इंडिया में मान लो उसकी इनकम हो सबसे सही की, तो 2 लाख का बिजनेस लॉस अपन सेट ऑफ कर देंगे, क्योंकि इंडिया में तो सेट ऑफ हो सकता है। इंडिया में ऐसा थोड़ी लिखा हुआ है कि फॉरेन कंट्री का लॉस सेट ऑफ नहीं होता, सेट ऑफ हो सकता है तो कर देंगे। तो जब भी आप इनकम और टैक्स इंडिया में निकालो तो फॉरेन टैक्स लॉ से आपको मतलब नहीं है, आपको तो इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग चलना है। फॉरेन टैक्स लॉ में कुछ भी हो फॉरेन में, इंडिया में तो आपको हाउस प्रॉपर्टी से डिडक्शन मिल भी जाता है, इंडिया में आपका फॉरेन कंट्री का लॉस वगैरह वो सेटअप हो जाता है, वो आप कर देंगे। इसके अलावा कभी कोई क्वेश्चन में दे देता है कि फॉरेन कंट्री तो जो है वो तो फॉलो करती है कैलेंडर ईयर, जबकि इंडिया में क्या फॉलो होता है आपको पता है, प्रीवियस ईयर, मतलब एक तरीके से फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है, और फॉरेन कंट्री फॉलो करती है कैलेंडर ईयर। टैक्स निकालने के लिए क्या फॉलो करती है फॉरेन कंट्री? कैलेंडर ईयर। तो आप बताओ क्या करोगे? इंडिया में टैक्स निकालोगे, इंडिया में इनकम लोगे, तो कौन से लोगे? फाइनेंशियल ईयर के लोगे। किसके लोगे? फाइनेंशियल ईयर। फॉरेन कंट्री के लोग से मतलब नहीं है अपन को, अपन तो इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर है अपना, या मतलब जो प्रीवियस ईयर है, फाइनेंशियल ईयर कुछ भी बोल दो, वो फाइनेंशियल ईयर है उसकी इनकम लेंगे, कैलेंडर ईयर की नहीं ले लेंगे अपन। फॉरेन टैक्स लॉ अपन को मतलब ही नहीं है, अपन तो इंडिया में जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग इंडिया का टैक्स निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की टोटल इनकम निकालेंगे। ये बात ध्यान रखना। कभी आप फॉरेन टैक्स लॉ इंडिया में अप्लाई कर दो, और इंडिया में अप्लाई मत कर देना। इंडिया की इनकम निकालते वक्त, इंडिया का टैक्स निकालते वक्त वो मत लगा देना, वो बस फॉरेन कंट्री का टैक्स निकालते वक्त, फॉरेन कंट्री की इनकम निकालते वक्त काम आते हैं, इंडिया में काम नहीं आएंगे वो अपने। और अगला पॉइंट है लास्ट पॉइंट, देखो आपके क्वेश्चन आएगा इंडिविजुअल का, यहाँ इंडिविजुअल का ही क्वेश्चन आता है। अब इंडिविजुअल के देखो 2 स्लैब लगते हैं, एक तो जनरल स्लैब आपको पता है 2,50,000 वाला, 60 ईयर्स की एज है तो 3 लाख वाला, 80 ईयर्स की एज है तो 5 लाख वाला, वो स्लैब तो आपको पता है जनरल स्लैब जो फाइनेंस सेक्टर में दे रखा है। एक सेक्शन है इनकम टैक्स सेक्टर में दे रखा है स्पेशल स्लैब, स्पेशल रेट 115 BAC वाला स्लैब, पता हो तो आपको 115 BAC का स्लैब है ना, ऑप्शनल स्लैब। अब ये फॉलो करना है क्या अपन को? देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो अपन वो जनरल स्लैब फॉलो करेंगे, जो 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख वाला था वो फॉलो करेंगे। और क्वेश्चन में साफ लिख रखा है कि आप वो फॉलो करो, ये मत फॉलो करो, अजूम कि 115 BAC मत फॉलो करो, वही फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन ने स्पेशली लिख दिया कि आपको 115 BAC फॉलो करना है। क्या लिख दिया स्पेशली?
कि फॉलो 115 BAC या अजूम असेसी फॉलो 115 BAC या अजूम असेसी ऑप्ट 115 BAC, तो लगाना है आपको 115 BAC। कब लगाना है? स्पेशली दे रखा हो तो ही लगाना है ये वाला सेल। ऐसे मत कर देना कि किसी क्वेश्चन में वो लगा दिया या किसी में ये लगा दिया। स्पेशली ये दे रखा हो तो ही लगाना है, स्पेशली ये दे रखा हो तो ही लगाना है। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि 115 BAC में डिडक्शन वगैरह तो मिलती नहीं है, तो सीधा लगा देते हैं, कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, सीधी इनकम लेनी है और लगाना है। तो ऐसा मत कर देना, स्पेशली बोले तो ही लगाना है। 115 BAC लगाओगे तो अगर क्वेश्चन में मान लो 115 BAC दे रखा है कि 115 BAC फॉलो करो, ऐसा दे रखा है, तो आपके फ़ायदे हो जाएंगे। फ़ायदे क्या हो जाएंगे? आपको एज चेक करने का झंझट नहीं है, क्योंकि कोई भी एज हो उसका एक ही स्लैब है। 115 BAC में एक ही स्लैब है। कोई भी एज का सेक्यू, चाहे 80 साल का हो, चाहे 100 साल का हो, चाहे 60 साल का हो, चाहे 50 साल का हो। दूसरा, 115 BAC फॉलो करते हो ना, तो एक फ़ायदा हो रहा है, आपको डिडक्शन वगैरह मिलती ही नहीं है। 115 BAC में आपको पता है कुछ 1-2 गिनती चुनती की फालतू डिडक्शन मिलती है, बाकी कोई डिडक्शन चैप्टर 6 की नहीं मिलती। ये कोई डिडक्शन आपके काम की नहीं है, ये वाली कोई भी डिडक्शन आपके काम की नहीं। 115 BAC में आपको पता है अगर 115 BAC का क्वेश्चन आ गया तो फ़ायदा ही फ़ायदा, डिडक्शन वगैरह दिमाग नहीं लगाना आपको, तो सीधा क्वेश्चन करना है, कोई डिडक्शन मिलेंगी नहीं। तो ये डिडक्शन की झंझट भी खत्म 115 BAC में। इसके अलावा 115 BAC में आपको पता है और भी चीज़ें त्यागनी पड़ती हैं। सैलरी में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता, सैलरी में आपको जो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है ना वो नहीं मिलता। इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी में अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है तो उसमें आपको जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिलता है वो नहीं मिलता। ऐसे कुछ पॉइंट है वो आप सब 115 BAC में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो 115 BAC फॉलो करते हो तो 115 BAC के प्रोविजन याद करना और उस अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन करना, ध्यान रखना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 115 BAC फॉलो करना है तो ही फॉलो करना है, साफ लिखा हुआ है तो ही, ज़्यादा दिमाग मत लगा देना। ये थे कुछ स्पेशल पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला था, और ये स्पेशल पॉइंट अच्छे से देख लेना। ये देख लिया आपने तो कभी भी इसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नहीं देखा, एक गलती करी आपके 6 से 8 नंबर जो हैं पूरे के पूरे चले जाएंगे, 0 मिलेंगे, ये मान लेना आप, कुछ नहीं मिलने वाला इसमें। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो हज़ारों सर्टिफाइड कॉपीज पड़ी हुई हैं इंटरनेट वगैरह पे, टेलीग्राम वगैरह पे, आप चेक कर लो क्या हो रखा है। डबल टैक्सेशन रिलीफ का क्वेश्चन सब लोग गलत कर रहे हैं, एक गलती करते हैं सब गलत करते हैं। रैंक 1 वाले भी गलत कर रहे हैं इसको, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट आता है डिविडेंड रिसीव्ड वाला, ग्रोथ नहीं करते पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो ये बात थी जो मैंने स्पेशली बताई, और इन पॉइंट को अच्छे से पढ़ना, ये 8-9 पॉइंट है, इनको बार बार पढ़ना, क्योंकि प्रोविजन तो आप कहीं भी देख लो, प्रोविजन के तो आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन ये स्पेशल पॉइंट जो मैंने बताए हैं ये यहाँ काम के हैं। अब यही एक स्पेशल चीज़ और बता देता हूँ मैं, एक चीज़ और बता देता हूँ, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। क्योंकि देखो सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी का आपका पूरे इनकम टैक्स एक्ट में अलग से क्वेश्चन कभी नहीं आता, ना कभी आया, ना कभी आया था, ना कभी आया है और ना कभी आएगा। तो सैलरी हाउस प्रॉपर्टी का क्या होता है फिर? इसका जो पॉइंट आता है ना डबल टैक्सेशन रिलीफ के क्वेश्चन में आता है, और कहीं भी पॉइंट भी नहीं आता। मतलब असेसी की इनकम दे रखी होती है आपको, सैलरी की कुछ इनकम या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। अब इसमें भी कोई डिटेल पॉइंट नहीं आता, छोटा सा पॉइंट आता है, लेकिन उसमें भी बच्चे गलती कर देते हैं। कैसे गलती कर देते हैं? आपको पता है सैलरी में एक होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, सैलरी की स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 50,000 की, और हाउस प्रॉपर्टी की स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 30% की। ये आपको पता है। हाउस प्रॉपर्टी में एक डिडक्शन और मिलती है, म्युनिसिपल टैक्स पेड अगर आप करते हो तो उसकी भी मिलती है, लेकिन इंटरेस्ट की भी मिलती है। इंटरेस्ट तो क्वेश्चन में आता नहीं है, फाइनल में नहीं आता, लेकिन जो आते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी, अब बच्चे गलती क्या करते हैं? देखो क्वेश्चन में देखो आपको वर्ड दे रखा है इनकम फ्रॉम सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी, या आपको वर्ड दे रखा है इनकम फ्रॉम सैलरी हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड। क्या दे रखा है? कंप्यूटेड। ये दो वर्ड दे रखे, इनकम फ्रॉम सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी, या इनकम फ्रॉम सैलरी हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड, ये दे रखे। इन दोनों का मतलब है, ये आपको इनकम निकाल के दे रखी है ना क्वेश्चन में, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी, वो फाइनल निकाल के दे रखी है। आपको इसमें कुछ ऐड लेस नहीं करना। ऐसा नहीं कि आप सैलरी की इनकम में से 50,000 लेस कर दिया, हाउस प्रॉपर्टी में 30% और लेस कर दिया, या म्युनिसिपल टैक्स लेस कर दिया। ये निकली हुई इनकम है, ये ऑलरेडी निकली हुई इनकम है, इसमें आपको कुछ ऐड लेस नहीं करना। क्या वर्ड दे रखा है? इनकम फ्रॉम सैलरी या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, या क्या वर्ड दे रखा है? इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड। ऑलरेडी निकली हुई इनकम है, आपको ना कुछ ऐड करना ना कुछ लेस करना, कोई भी स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको लेस नहीं करनी। कर दोगे आपका आंसर गलत, मत कर देना इसमें लेस। ये ऑलरेडी इनकम उन्होंने निकाल के दे रखी है, आपको कुछ भी ऐड लेस नहीं करना। लेकिन क्वेश्चन में आपको वर्ड दे रखा है रेंट या रेंटल इनकम या बेसिक सैलरी या ग्रोस सैलरी, मैं सैलरी हाउस प्रॉपर्टी दोनों की बात कर रहा हूँ एक साथ, या पेंशन, पेंशन भी सैलरी का पार्ट होता है। ये वर्ड दे रखे हैं, ध्यान देना। क्या? रेंट, रेंटल इनकम, बेसिक सैलरी, ग्रोस सैलरी, पेंशन। रेंट, रेंटल इनकम, बेसिक सैलरी, ग्रोस सैलरी, पेंशन। इसका मतलब है ये इनकम निकाल के नहीं दे रखी, आपको निकालनी है। सैलरी की इनकम भी निकालनी है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी निकाल के नहीं दे रखी। तो रेंट दे रखा है, रेंटल इनकम दे रखा है,
तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपको निकालनी है। कैसे निकालनी है? रेंट, रेंटल इनकम दे रखा है, क्वेश्चन में आपको म्यूनसिपल टैक्स दे रखा है, तो जो भी म्यूनसिपल टैक्स पे किया वो लेस कर दो, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें से लेस कर दो। क्वेश्चन में आपको बेसिक सैलरी, ग्रोस सैलरी, पेंशन क्या दे रखा है? बेसिक सैलरी, ग्रोस सैलरी, पेंशन, तो आप सैलरी की इनकम आपको निकालनी है। बेसिक सैलरी, ग्रोस सैलरी, पेंशन ले लो, जो भी दे रखी है, कितनी भी टाइम की जो भी दे रखी है, पूरे टाइम की, पूरे साल की ले लो, और उसमें से लेस कर दो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन। बस इतना ही होगा क्वेश्चन, फाइनल में इतना ही आता है, इसी लेवल का आता है। सैलरी हाउस प्रॉपर्टी का कुछ भी नहीं आता, और ये भी किस में आता है? डबल टैक्सेशन रिलीफ वाले क्वेश्चन में ही आता है। तो ये करना है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी या इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड वर्ड दे दे, वो निकली हुई इनकम है, कुछ एडलेस नहीं करना, कुछ एडलेस नहीं करना, कुछ एडलेस नहीं करना, कुछ एडलेस नहीं करना। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे दे आपको? रेंट, रेंटल इनकम, बेसिक सैलरी, ग्रोस सैलरी, पेंशन, रेंट, रेंटल इनकम, बेसिक सैलरी, ग्रोस सैलरी, पेंशन, ये वर्ड दे दे, तो निकली हुई नहीं है, आपको निकालनी है। निकालनी है तो क्या करना है? ये आपने सी एंटर में पढ़ रखा है, याद कर लेना, अभी भी याद रख लेना। रेंट और रेंटल इनकम मतलब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में तो एक आपको म्यूनसिपल टैक्स पेड कर रखा है, तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, पेड बेसिस में मिलती है वो भी, और 30% की ये मिल जाएगी स्टैंडर्ड डिडक्शन। और सैलरी की इनकम में बेसिक सैलरी, ग्रोस सैलरी, पेंशन ये बढ़ देगा, तो एक 50,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। बस इतना सा सीए फाइनल के लिए सैलरी हाउस प्रॉपर्टी मैंने यही रिवीजन करवा दिया आपको। बाकी सैलरी हाउस प्रॉपर्टी का कोई भी प्रोविजन आपको नहीं पढ़ना, टाइम पास नहीं करना, टाइम पास मत कर देना। तो बस ये काम था, ये मैंने आपको बता दिया, ये गलती मत कर देना। एक चीज़ और है, 115 BSc SSC फॉलो करता है। देखो रेंट वाली इनकम में तो कोई दिक्कत नहीं है, रेंट रेंटल इनकम में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। 115 BSc फॉलो करते हो तो भी मिलता है, और म्यूनसिपल टैक्स पेड का भी मिलता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सैलरी में बेसिक सैलरी, ग्रोस सैलरी, पेंशन वर्ड दे रखे ना, तो आपको ये लेस नहीं करना। 115 BSc फॉलो करता है, क्योंकि 115 BSc में सैलरी का स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता, 115 BSc में सैलरी का स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता। ये एक छोटी सी बात है, ये मैंने थोड़ा और डिटेल में आपको बता दिया ताकि आपकी गलती ना हो। बस ये भी ध्यान रखना, अगर 115 BSc का क्वेश्चन आ जाता है तो कुछ लोग उसमें भी सैलरी का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देते हैं, लेकिन 115 BSc अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से जो बेसिक कंसेप्ट में जो मैंने करवाया था ना, उसको 4-5 बार सुन लेना, ताकि दिमाग में इसके प्रोविजन छप जाए, ताकि इसके क्वेश्चन में गलती ना हो। बाकी मैंने आपको बता ही दिया क्या करना है, क्या कैसे करना है। अब इस चैप्टर का एक लास्ट कंसेप्ट देख लेते हैं, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट का। ये कंसेप्ट वैसे तो मॉड्यूल में इसी चैप्टर में दे रखा है, काम इस चैप्टर में नहीं आता, काम अपने आगे आएगा, ये इक्वलाइजेशन लेवी वाले में थोड़ा काम आएगा, इसके अलावा एनआर टैक्सेशन में भी थोड़ा बहुत काम आएगा। पेपर 7 जो आपका इलेक्टिव क्या बोलते हैं DT वाला पेपर है ना, इसमें फिर भी ज़्यादा काम का टॉपिक नहीं है, ये ओनली थ्योरेटिकल है। पेपर 6 जो इलेक्टिव होता है उसमें ज़्यादा काम का होता है, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा बहुत तो काम आता ही है। अब परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी आपके थोड़ा बहुत काम आ जाता है। तो PE का मतलब बता रखा है बिजनेस करने का एक फिक्स प्लेस जहाँ से एंटरप्राइज के बिजनेस को होली या पार्टली कैरी किया जा सके, मतलब बिजनेस करने का एक अड्डा, बिजनेस करने का एक खोखा या अड्डा जिससे बिजनेस को कैरी किया जा सके, उसे बोलते हैं PE में क्या आ जाता है? ब्रांच, ऑफिस, फैक्ट्री, वर्कशॉप, सेल्स आउटलेट, प्लेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये सब आते हैं PE में। ब्रांच, ऑफिस, फैक्ट्री, वर्कशॉप, सेल्स आउटलेट, प्लेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये सब आते हैं PE में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, एक पर्सन है मिस्टर सैम, मिस्टर सैम का इंडिया में ऑफिस है, मान लो ऑफिस इन इंडिया, तो ये ऑफिस मिस्टर सैम का क्या हो गया? PE। इसको क्या बोलेंगे? PE, प्यार से क्या बोलेंगे? परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट। मिस्टर सैम की इंडिया में मान लो ब्रांच है, वो ब्रांच क्या बन जाएगी? PE। मिस्टर सैम की इंडिया में मान लो फैक्ट्री है, वो क्या बन जाएगी? PE। तो ये बन जाता है PE, मतलब बिजनेस करने का एक अड्डा बन गया मिस्टर सैम का, ये होता है PE। अब मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, यहाँ मिस्टर सैम की जगह ले लो आप एक बार सैम लिमिटेड। तो सैम लिमिटेड का मान लो इंडिया में ऑफिस है, ब्रांच है, फैक्ट्री, ये सब तो हो गए PE। मान लो इंडिया में सैम लिमिटेड की एक कंपनी है, सैम इंडिया लिमिटेड, जो सब्सिडरी कंपनी है, या मान लो होली ओन सब्सिडरी कंपनी, क्या है? सब्सिडरी है, या होली ओन सब्सिडरी, कुछ भी बोल दो इसको, ये कंपनी है। बताओ ये है क्या PE? ये PE नहीं है। सैम इंडिया जो लिमिटेड जो है सब्सिडरी कंपनी इंडिया में, ये तो एक सेपरेट कंपनी हो गई, इसकी तो सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई। इसकी क्या हो गई? सेपरेट लीगल एंटिटी। सैम इंडिया लिमिटेड तो इंडिया का रेजिडेंट हो गया, सैम लिमिटेड US का है, मान लो सैम US लिमिटेड US का है, लेकिन इसके इंडिया में एक सब्सिडरी कंपनी है सैम इंडिया लिमिटेड, तो ये PE नहीं है, ये तो एक सेपरेट हो गई, सेपरेट कंपनी हो गई, इसकी तो सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई, सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई इसकी तो ये तो इंडिया की रेजिडेंट हो गई, तो इसके तो ऊपर तो इंडिया के प्रोविजन अपने आप ही लग जाएंगे, इंडिया में इसकी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी सैम इंडिया लिमिटेड तो इसकी तो सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई, इसकी रिटर्न भी अलग जाएगी, सैम इंडिया लिमिटेड की इंडिया में रिटर्न भी अलग जाएगी। लेकिन मान लो सैम लिमिटेड जो US में है, इसका इंडिया में क्या है? ऑफिस है, ब्रांच है, फैक्ट्री, वर्कशॉप है, जो PE है, ये PE सेपरेट नहीं होता, ये कंपनी का ही पार्ट होता है। ये PE जो है इंडिया में, जो सैम लिमिटेड जो US की कंपनी है, उसका जो ऑफिस है इंडिया में, वो ऑफिस क्या है? सैम का ही पार्ट है, सैम लिमिटेड US का ही पार्ट है, सैम लिमिटेड का ही पार्ट है। इसका जो भी रिटर्न जाएगी इस नाम से जाएगी, सैम लिमिटेड US के नाम से। ये ऑफिस जो होगा, ये जो PE होगा, मतलब ऑफिस ब्रांच जो होगी, वो रेजिडेंट नहीं बनेगी इंडिया की,
वो इंडिया के लिए रेजिडेंट नहीं है, वो तो उसका बस एक बिजनेस करने का अड्डा है, बिजनेस करने का एक खोखा है, उस खोखे से वो बिजनेस कर रहा है, वो रेजिडेंट नहीं बनेगी, वो उस कंपनी पे ही क्या है डिपेंडेंट। तो जो पी है वो सेपरेट नहीं होता, पी की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, पी उस कंपनी का ही पार्ट माना जाता है, और पी की पूरी इनकम उस कंपनी की इनकम होती है, और पी कोई रेजिडेंट नहीं बनता, पी उस कंपनी का पार्ट माना जाता है। तो सब्सिडरी, होली ओन सब्सिडरी कंपनी वगैरह है वो तो सेपरेट हो जाएंगी, लेकिन अगर किसी का ब्रांच है, ऑफिस है, फैक्ट्री, वर्कशॉप है, वो सब उस कंपनी का ही पार्ट माने जाएंगे, उस फॉरेन कंपनी का ही पार्ट माने जाएंगे। ये होता है पी, बिजनेस करने का एक अड्डा। अब पी क्या काम आता है, देखो पी क्या काम आता है, उसके लिए देखो ये है DDW में क्या काम आता है। तो इंडिया के या किसी भी कंट्री के जितने भी DDW बने हुए, मतलब इंडिया वर्ल्ड में जितने भी DDW बने हुए, वर्ल्ड में जितने भी DDW बने हुए, चाहे इंडिया के बने हुए हो, चाहे यूएस के किसी के भी बने हुए हो, जितने भी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बने हुए हैं, सभी में एक बात लिखी हुई है कि पर्सन की, किसी भी पर्सन की बिजनेस इनकम के बारे में बात लिखी हुई है। किसी बात की बात कर रहे हैं, बिजनेस इनकम, बाकी इनकम की बात नहीं कर रहे, ओनली बिजनेस साइड की इनकम, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, इनकी बात नहीं कर रहे, बिजनेस इनकम। किसी भी पर्सन की बिजनेस इनकम सोर्स कंट्री में तभी टैक्सेबल होगी अगर उस बंदे का सोर्स कंट्री में क्या है, पी। किसी भी पर्सन की बिजनेस इनकम सोर्स कंट्री में तभी टैक्सेबल होगी अगर सोर्स कंट्री में उस बंदे का क्या है, पी। अगर सोर्स कंट्री में पी नहीं है तो उसकी सोर्स कंट्री में टैक्सेबल होगी ही नहीं इनकम, खाली रेजिडेंट कंट्री में ही टैक्सेबल होगी। तो DTW जितने भी बने हुए हैं, सभी DTW में एक बात लिखी हुई है कि बिजनेस इनकम किसी भी पर्सन की सोर्स कंट्री में तभी टैक्सेबल होगी अगर सोर्स कंट्री में उसका पी है। अब आप बोलोगे लाइन क्या है, ऊपर से जा रही है, मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो एक एग्जाम्पल लिया, मिस्टर सैम है, यूएस का रेजिडेंट है, यूएस का बंदा है, मिस्टर सैम बोल दो या सैम लिमिटेड कोई भी ले लो, यूएस का रेजिडेंट है, इंडिया यूएस का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बना हुआ है। अब मिस्टर सैम को इंडिया से इनकम हो रही है, बिजनेस की इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, मतलब इनकम अर्न इन इंडिया उसको हो रही है, इंडिया से इनकम हो रही है। तो इंडिया में ये टैक्सेबल कब होगी, इंडिया में तभी टैक्सेबल होगी अगर इसका इंडिया में पी है, मिस्टर सैम का इंडिया में ऑफिस है, ब्रांच है, फैक्ट्री है, वर्कशॉप वगैरह है, तो ही टैक्सेबल होगी, तो ही टैक्सेबल होगी। अगर इंडिया में इसका पी नहीं है, इंडिया में इसका पी नहीं है तो टैक्सेबल नहीं है। तो अगर मिस्टर सैम का इंडिया में कोई पी है, मतलब बिजनेस करने का कोई अड्डा है, तो ही टैक्सेबल होगी। अगर इंडिया में टैक्सेबल है, देखो मिस्टर सैम की यूएस में तो हमेशा टैक्सेबल होगी, यूएस में तो क्या है इसका रेजिडेंस है, रेजिडेंट कंट्री में तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, तो मिस्टर सैम की यूएस में तो टैक्सेबल होगी, लेकिन इंडिया में कब टैक्सेबल होगी, पी है। अब इंडिया में भी टैक्सेबल होगी, यूएस में भी टैक्सेबल होगी, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस मिस्टर सैम को रिलीफ मिल जाएगी। जो अपन ने पढ़ा था ना, एग्रीमेंट रहता है तो एग्जामिशन मेथड या टैक्स क्रेडिट मेथड के अकॉर्डिंग, एग्जामिशन या टैक्स क्रेडिट मेथड के अकॉर्डिंग रिलीफ मिल जाएगी। लेकिन मान लो मिस्टर सैम का इंडिया में पी है ही नहीं, पी है नहीं तो टैक्सेबल ही नहीं हुई, टैक्सेबल ही नहीं हुई तो डबल टैक्सेशन हो गई। एग्रीमेंट नहीं खत्म कर दिया, डबल टैक्सेशन क्यों खत्म कर दिया, इंडिया में टैक्सेबल नहीं हुई, खाली यूएस में टैक्सेबल हुई, सिंगल टैक्सेशन हुआ, बात ही खत्म। तो ये बोलता है कि किसी भी पर्सन की बिजनेस इनकम सोर्स कंट्री में तभी टैक्सेबल होगी अगर सोर्स कंट्री में जहाँ से वो इनकम अर्न कर रहा है उसको बोलते हैं सोर्स कंट्री, वहाँ उसका पीई है तो ही टैक्सेबल होगी। बिजनेस रेजिडेंट कंट्री में तो होगी टैक्सेबल, लेकिन सोर्स कंट्री में तभी टैक्सेबल होगी जब उसका पीई है, पी नहीं है तो टैक्सेबल ही नहीं होगी, बात ही भूल जाओ, कोई टैक्सेबल ही नहीं होगी। टैक्सेबल ही नहीं तो रिलीफ की बात ही नहीं होती, रिलीफ की सवाल ही नहीं उठेगा, रिलीफ का सवाल ही नहीं उठेगा। लेकिन पी है तो टैक्सेबल हो जाएगी, तो वहाँ भी टैक्सेबल, यहाँ भी टैक्सेबल, दोनों जगह टैक्सेबल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर बाद में रिलीफ मिल जाएगी। एग्जामिशन मेथड, टैक्स क्रेडिट मेथड के अकॉर्डिंग रिलीफ मिल जाएगी। ये बोलता है, ये पॉइंट ये बोलता है। अब मैं इसको आगे और समझाऊंगा इस वाले पॉइंट को। अभी एक चीज़ और बता दूं पहले, उससे पहले मैं देखो पी की जो डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। पी में आपको कुछ वर्ड बता रहा है, ब्रांच, ऑफिस, फैक्ट्री, वर्कशॉप, सेल्स आउटलेट वगैरह वगैरह, ये तो आते ही हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ भी खोल देता है। मान लो कोई बंदा मिस्टर सैम है, इंडिया में मान लो एक खोखा लगा देता है और उसके थ्रू बिजनेस करता है, उस खोखे से सेल करता है। एक खोखा लगा लिया, या एक मान लो गाड़ी खड़ी कर ली और गाड़ी से सेल कर रहा है, या उस गाड़ी से सर्विस दे रहा है, या एक छोटा सा कुछ भी लगा देते ना, ठेला लगा लिया, मान लो ठेला लगा लिया उसने, उस ठेले से वो सेल कर रहा है या ठेले से सर्विस दे रहा है ठेले लगा के, तो वो भी क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा। तो ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ऐसा नहीं कि ऑफिस खोलना पड़ेगा उसको, एक सुंदर सा ऑफिस बनाना पड़ेगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। एक ठेला लगा लेगा ना वहाँ पे, या खोखा सा लगा लेगा छोटा सा, वो भी क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा, वो भी पी बन जाएगा। और उस खोखे से वो सेल करेगा या सर्विस देगा तो वो बन जाएगा पी। अब इसका लॉजिक क्या है, क्या है पी वगैरह का क्या लॉजिक है, तो देखो ये कैसे समझ में आएगा। इसके लिए मैं एक वर्ड लेता हूँ। देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है बिजनेस विद और एक होता है बिजनेस इन। बिजनेस विद और बिजनेस इन कैसे समझ में आया, देखो अभी आपको एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। पहले मिस्टर सैम का एग्जांपल लेता हूँ, जो कौन है, नॉन रेजिडेंट है। इंडिया के लिए क्या है, नॉन रेजिडेंट है। बिजनेस विद इंडिया करता है या तो ये, या बिजनेस इन इंडिया करता है। अगर मिस्टर सैम जो नॉन रेजिडेंट है वो बिजनेस विद इंडिया करता है, मतलब इंडिया के साथ बिजनेस करता है, तो क्या होगा, बिजनेस विद इंडिया करता है तो नॉट
टैक्सेबल इन इंडिया। मिस्टर सैम तो यूएस का बंदा है, मान लो, ये बिजनेस विथ इंडिया करता है, तो ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं होता। बिजनेस विथ करता है, बिजनेस विथ मतलब इंडिया में मिस्टर सैम क्या करता है, एक्सपोर्ट वगैरह करता है। मिस्टर सैम मान लो मोबाइल सेल करता है और इंडिया में मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहा है। वो इंडिया में उसको कोई ऑफिस वगैरह नहीं है, ऑफिस वगैरह ब्रांच वगैरह कुछ भी नहीं है इंडिया में, बस वो यूएस में बैठा बैठा मोबाइल एक्सपोर्ट करता है। तो एक्सपोर्ट से जो इनकम होगी वो उसकी यूएस में ही टैक्सेबल होगी, इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। इंडिया में उसकी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। ये हो गया बिजनेस विथ। क्या हो गया, बिजनेस विथ। ये क्या हो गया, बिजनेस विथ। इंडिया में उसकी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी क्योंकि उसको कोई पी नहीं है। लेकिन एक होता है बिजनेस इन इंडिया। सैम लिमिटेड क्या करता है, बिजनेस विथ नहीं करता। सैम लिमिटेड एक्सपोर्ट वगैरह नहीं करता। सैम लिमिटेड जो मिस्टर सैम है, मिस्टर सैम इंडिया में आके इंडिया के रिसोर्स यूज़ करता है। बिजनेस इन मतलब इंडिया में वो पी खोल के बिजनेस करता है। बिजनेस इन इंडिया मतलब इंडिया में पी खोल के मतलब ब्रांच खोल के या ऑफिस खोल के या फैक्ट्री वगैरह खोल के उस ब्रांच ऑफिस से सेल करता है, उस ब्रांच ऑफिस वगैरह से, फैक्ट्री वगैरह से सेल करता है, मतलब पी से सेल करता है। इंडिया के रिसोर्स यूज़ कर रहा है वो, तो क्या हो जाएगा, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो वो हो जाएगी टैक्सेबल इन इंडिया, ये मतलब है। तो बिजनेस विथ करना कभी भी टैक्सेबल नहीं होता। मतलब अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, सैम है यूएस का, वो इंडिया में एक्सपोर्ट करता है, तो वो एक्सपोर्ट इंडिया में कभी भी टैक्सेबल नहीं होता। उस एक्सपोर्ट की इनकम पे सैम को इंडिया में टैक्सेबल नहीं करना, उसको इंडिया में टैक्स नहीं देना, उसको यूएस में ही टैक्स देना है बस। लेकिन सैम क्या करता है, यूएस का रेजिडेंट है, इंडिया में अपना ऑफिस खोल लेता है, ब्रांच खोल लेता है, ऑफिस ब्रांच वगैरह खोल लेता है, मतलब एक खोखा लगा लेता है, एक ठेला लगा लेता है, उस ठेले से सेल करता है। जब ठेले से सप्लाई करता है सर्विस, तो फिर वो क्या होगा, आप इंडिया के रिसोर्स यूज़ कर रहे हो। आपको इंडिया में भी क्या करना पड़ेगा, सोर्स कंट्री में भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्सेबल हो जाता है। उल्टा एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे मान लो मेरी क्लासेस है, A1CA क्लासेस, तो अब देखो इसके भी मैं इसके एग्जांपल लेता हूँ। इंडिया का रेजिडेंट हो गया मैं। अब मान लो मैं क्या करता हूँ, बिजनेस विथ नेपाल, और एक ले लेता हूँ मैं बिजनेस इन नेपाल। मैं क्या करता हूँ, मान लो मेरी जो पेन ड्राइव है क्लासेस की, वो मैं नेपाल में एक्सपोर्ट करता हूँ। नेपाल में भी आपका इंस्टीट्यूट का कोर्स है, तो नेपाल में मेरी पेन ड्राइव क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ। नेपाल में मेरी पेन ड्राइव एक्सपोर्ट करता हूँ। तो नेपाल में पेन ड्राइव एक्सपोर्ट करता हूँ, तो मेरी जो इनकम होगी क्लास सेल करने से जो इनकम होगी वो खाली इंडिया में टैक्सेबल होगी। इंडिया में क्या होगी, वो टैक्सेबल होगी, नेपाल में टैक्सेबल नहीं होगी। क्या हो गया, वो बिजनेस विथ नेपाल हो गया। तो मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, तो बिजनेस विथ नेपाल हो गया, वो टैक्सेबल नहीं होगा, बात खत्म। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं मेरी क्लासेस का एक ऑफिस खोल लेता हूँ नेपाल में क्या कर लेता हूँ, मैं ऑफिस खोल लेता हूँ, या एक मेरी ब्रांच खोल लेता हूँ नेपाल में ऑफिस खोल लेता हूँ, या मेरी ब्रांच वगैरह मैं वहाँ खोल लेता हूँ, ऑफिस या ब्रांच वगैरह खोल लेता हूँ, और इसके थ्रू मैं उस ऑफिस के थ्रू वहाँ सेल करता हूँ। मैंने नेपाल में पेन ड्राइव एक्सपोर्ट नहीं करी, मैंने नेपाल में एक ऑफिस खोला, एक ब्रांच खोला, और उस ऑफिस या ब्रांच के थ्रू मैं पेन ड्राइव सेल कर रहा हूँ, उस ऑफिस या ब्रांच के थ्रू पेन ड्राइव सेल कर रहा हूँ, या गूगल ड्राइव सेल कर रहा हूँ, उस ऑफिस या ब्रांच के थ्रू। तो क्या हो गया, मेरा वहाँ पी हो गया, और इनकम क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। इनकम क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। ये कंसेप्ट था, ये पी का कंसेप्ट है। तो इनकम कब टैक्सेबल होती है, बिजनेस इनकम। किसकी बात हो रही है, बिजनेस इनकम। जब आपका वहाँ पी हो, मतलब आप उस कंट्री के सोर्स यूज़ कर रहे हो, तब वो बनती है इनकम ऑन इन दैट कंट्री। तो अगर सैम इंडिया के सोर्स यूज़ कर रहा है, इंडिया के रिसोर्स यूज़ कर रहा है, तब वो क्या बनती है, इनकम ऑन इन इंडिया, तब बनती है। एक्सपोर्ट करना इनकम नहीं होती, एक्सपोर्ट करना इनकम ऑन इन इंडिया नहीं होती। अगर मान लो सैम इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि सैम की इनकम होगी। या मान लो एक बंदा है रोहित, इंडिया का बंदा है रोहित, वो टीवी बेचता है, वो यूएस में टीवी बेच रहा है, टीवी एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस में, तो उसकी इनकम खाली इंडिया में टैक्सेबल होगी, यूएस में टैक्सेबल नहीं होगी। एक्सपोर्ट करना कभी भी इनकम अर्न इन दैट कंट्री नहीं होता। एक्सपोर्ट करना क्या होता है, एक नॉर्मल चीज़ होती है। एक्सपोर्ट करना बिजनेस विथ में आता है, बिजनेस विथ में, और ये टैक्सेबल नहीं होता, ये टैक्सेबल नहीं होता सोर्स कंट्री में, ये खाली रेजिडेंट कंट्री में टैक्सेबल होता है। बिजनेस इन होता है टैक्सेबल। इन मतलब आप वहाँ के सोर्स यूज़ कर रहे हो। सोर्स मतलब आप वहाँ कुछ अड्डा खोल के, अड्डा मतलब ऑफिस, खोखा, ठेला, ब्रांच, कुछ भी खोल के बिजनेस करते हो, तो वो टैक्सेबल होता है। ये बात थी इस चीज़ की। ये कंसेप्ट आपको अब समझ में आ गया होगा, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट। समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो आगे और समझ में आ जाएगा डिटेल में क्या कंसेप्ट है परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट। ये भी एक जनरल रूल है, जैसे रेजिडेंस रूल, सोर्स रूल होता है ना, ऐसे ये भी क्या है, जनरल रूल। सभी DTW में ये बात लिखी हुई है, सभी DTW जितने भी बने हुए हैं सब में। और DTW नहीं भी होता तो भी यही फॉलो होता है कंसेप्ट कि आप एक्सपोर्ट करते हो तो टैक्सेबल नहीं होता। जैसे मान लो इंडिया पाकिस्तान का DTW नहीं है, इंडिया का कोई बंदा पाकिस्तान में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसकी इनकम इंडिया में ही टैक्सेबल होगी, पाकिस्तान में नहीं होगी। ऐसे मान लो पाकिस्तान का कोई बंदा इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसकी इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी, इंडिया में नहीं होगी। ये बात DTW नहीं है तो भी ये कंसेप्ट होता है। टैक्सेबल कब होती है, जब उसका PE हो, PE है। DTW नहीं होता तो PE की जगह अपन इसका वर्ड यूज़ कर लेते हैं, बिजनेस कनेक्शन। और उसमें फ़र्क ज़्यादा नहीं है, बिजनेस कनेक्शन बोल दो, PE बोल दो, ज़्यादा फर्क नहीं। DTW होता है तो उसको अपन वर्ड दे देते हैं PE, DTW में वर्ड इन्होंने यूज़ कर लिया PE,
अगर दो कंट्री के बीच में एग्रीमेंट नहीं बना हुआ तो उसको बोल देते हैं बिजनेस कनेक्शन। ये आपको एनआर टैक्सेशन वाले चैप्टर में पता पड़ जाएगा, एनआर टैक्सेशन में पता पड़ जाएगा। तो बिजनेस विथ टैक्सेबल नहीं होता कभी भी, बिजनेस इन टैक्सेबल होता है, चाहे DTAA हो चाहे नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सपोर्ट वगैरह करना टैक्सेबल नहीं होता, आपका वहाँ सोर्स होना चाहिए, सोर्स मतलब आपका कुछ अड्डा होना चाहिए वहाँ पे बिजनेस करने का। ये था ये पूरा चैप्टर, मैंने डिटेल में बता दिया। अगर आप इसका मॉड्यूल देखोगे, मैंने एक एक चीज़ बताई है। क्वेश्चन बैंक देखोगे, टोटल क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन में जितने भी स्पेशल पॉइंट्स हैं सारे मैंने यहाँ लिख दिए, इनके अलावा कोई स्पेशल पॉइंट ना कभी आया ना कभी आएगा, सारे मैंने कवर कर दिए। जरूर देख लेना आप, कंसेप्ट चाहे आप कैसे भी पढ़ लो, लेकिन ये स्पेशल पॉइंट जरूर देख लेना, ये स्पेशल पॉइंट सबसे ज़्यादा काम के हैं। क्लास में मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवा ही दिए थे। ये चैप्टर थोड़ा लंबा कर लिया अपन ने रिवीजन, लेकिन मैंने डिटेल में आपको करवा दिया ताकि आपकी कोई भी गलती ना रहे इसमें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। राधे राधे।